बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ इशालत और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। हमारी तरफ से पाकिस्तान को एक शानदार और तारीखी जीत पर बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जारियत के खिलाफ पाक फौज ने इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया तो मुबारकबाद तो बनती है। बुनियानुल मरसूस ये वो मिशन था जिसका मतलब भी है सीसा पिलाई हुई दीवार। तो हमने तो पहले ही कहा था किसी खुशफहमी में ना रहना भारत। जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो इसी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा हमारी तमाम अफवाज की जानिब से, चाहे वो बरी हो, बहरी हो या फिर फजाई हो। बिल्कुल। और यौम तशक्कुर मनाया गया है, पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया गया। शहरी जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकल आए, मिठाइयाँ तकसीम की गई है और मिठाई तो बनती थी। मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं, ये लाहौर के मनाजिर हैं, लेकिन सिर्फ लाहौर ही नहीं, कराची से खैबर तक यही मनाजिर थे। इसी तरह से लोग घरों से बाहर निकले हैं, मिठाइयाँ बांटी गई हैं, आतिशबाजी हुई है और जिस तरह से हिसाब चुकता किया, मेरे ख्याल में दुश्मन को भी ये सदियों याद रहेगा। बिल्कुल। और अगर दुश्मन को ये याद नहीं रहेगा तो हम याद दिलाने के लिए हम अतनगोश तैयार हैं। और ये बारहा हमारी फौज की जानिब से कह दिया गया था कि हमें छेड़ा ना जाए, हमारी आम की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। लेकिन भारत ने यहाँ पर गलती कर दी और हमारी आम की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझ बैठा और फिर जो छेड़खानी भारत की जानिब से की गई उसके जवाब में पाकिस्तान अफवाज ने बुनियानुल मरसूस एक नया मिशन शुरू किया। और इस मिशन को जिस तरह से कामयाबी के साथ पूरा किया गया है, यकीनी तौर पर इस वक्त भारत होश के नाखून ले चुका है। बिल्कुल। फ़ज़ाएं जो है पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद हो, कराची, कोयटा, मुल्तान, सियालकोट हो या फिर लाहौर, पाकिस्तानी अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले, जिसके मनाजिर में अब आपको दिखा रहे हैं। फतह का जश्न मनाया गया और इस मौके पर शहरियों का जोश जो है वो भी काबिल दीद था। शहरियों ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी को खुशाइंद और पाक फौज की जीत करार दिया, जबकि शहरियों का ये कहना था, उनके जज्बात तो वैसे ही बहुत भड़के हुए थे और उन्होंने कहा कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। और हमारी अमन की ख्वाहिश को अगर दुश्मन ने आइंदा भी कभी हमारी कमज़ोरी समझने की कोशिश की तो इससे ज़्यादा ज़ोरदार जवाब देंगे। बिल्कुल जी। और शहरियों ने जगह जगह फतह का जश्न मनाया है और हम देख रहे हैं मनाज़र आपके साथ स्क्रीन पर शेयर भी कर रहे थे हम। शहरियों ने पाक फौज से इजहार यकजहती करते हुए बॉर्डर से आने वाले पाक फौज के टैंकों और एहलकारों पर फूल की पत्तियां निशावर की हैं। पाकिस्तान का झंडा उठाए शहरियों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और यकीनी तौर पर ये जो हमारी अफवाज है उनका मोराल और बुलंद करता है कि किस तरह से आवाम और ये एक्नॉलेजमेंट बनती है। अच्छा, सिर्फ इशाल एक महाज पे ये कामयाबी नहीं हुई, सिफारती लिहाज से जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सिविल हुकूमत की तरफ से सिफारतकारी की गई है, पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने रखा गया, हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट थी, उसमें कोई शक शुबा नहीं था। जिस तरह से हमारी अस्करी कुव्वत, हमारी अफवाज पाकिस्तान जो कि हमारा फ़ख्र है, उसने दिफाई लिहाज से पाकिस्तान को महफूज रखा, जिस तरह से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फौरी तौर पे जवाबी कार्रवाई होगी। बहुत से लोग उतावले भी हो रहे थे कि जी हम जवाब क्यों नहीं दे रहे, हम कब देंगे। तो सही वक्त पे, अपनी मर्जी के वक्त पे, अपनी मर्जी की जगह पे ये जवाब देना। और फिर तीसरी जो हमारी कामयाबी है वो है हमारे मीडिया ने जिस तरह से दूरंदेश होते हुए तदब्बुर का मुजाहरा किया है, बिल्कुल हकीकत पे मबनी रिपोर्टिंग की है, जंग के लिए उकसाया नहीं है। एक जिसको कहते हैं ना चिंगारी को हवा देने वाली बात, वो हमारे मीडिया के अंदर दिखाई नहीं दी, बल्कि हम फैक्ट्स पे मबनी हकीकी सहाफत कर रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि जो फैक्ट्स हैं वो आवाम के सामने रखें। लेकिन भारत की तरफ से झूठ गढ़ने का सिलसिला अभी भी जारी है, इससे पहले भी जारी था और अब जो फतुहात का सिलसिला वो गिनवा रहे हैं अपने भारत के अफवाज का, यकीनी तौर पर झूठ पर मबनी बहुत सारी चीजें उनके साथ हमारी सिंपैथीज इसलिए हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके अल्फाज का साथ नहीं दे रही। गुज़िश्ता रोज़ की जो विजुअल्स है जिसमें उनके तीन ऑफिशियल्स, चाहे वो बरी हो, बहरी हो या फ़िज़ाई अफवाज हो, उनके तीनों जो नुमाइंदगान बैठे थे और हमारे बैठे थे, उनकी एक साथ तस्वीरें, हमारे ऑफिशियल्स के चेहरों पे जो स्माइल है और उनके चेहरों पे जो उदासी और नाकामी दिख रही है, उनके चेहरे पर एक हिफ़्फ़त का जो है वो सब कुछ बयान कर रही है। नजर आ रहा है आपको ना भी हो तो वो चीज़ें, तस्वीरें बयान कर रही हैं और ये चीज़ पूरी दुनिया आप देख रही है, ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया अब इसको बयान कर रहा है कि किस तरह से पाकिस्तानी अफवाज ने जवाब दिया है भारत को मुंह तोड़। और ये तो अमेरिका ने भी माना जब उनकी जानिब से ये बयान भी सामने आया था कि भारत ने छेड़खानी की, उसके बाद पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दे दिया है। तो भारत का भरपूर जवाब पूरी दुनिया ने देखा। छेड़खानी जो भारत की जानिब से की गई और उसके बाद भी दरअंदाजी जारी रही। छोटे छोटे ड्रोन्स की सूरत में वो जैसे तितलियां उड़ती हुई आती हैं, इस तरह से उड़ती
गोली भी आती थी और फिर हमारे जो शाहीन है उनको मार गिराते थे। यही नहीं, हमारी आवाम जो है, हमारे सिविलियंस जो लोग हैं, वो गन्ने पकड़ कर खड़े होते थे कब ड्रोन नजर आए और ड्रोन को मार गिराएं। जज्बे का मुजाहरा लोगों ने किया है। मैं ऐसे भी विजुअल्स देख रहा था जहां पे पाक फौज के जवान और साथ में शहरी भी अपनी राइफल्स लेके पहुंचे हुए थे, ड्रोन्स को निशाना बनाया जा रहा था। तो ये जिस तरह की कोलैबोरेशन हुई है और यकीनी तौर पे सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिस तरह से हुकूमत ने दूरअंदेशी का मुजाहरा किया, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, जिससे पाकिस्तान ने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया है। उससे पहले उनके ट्रैप में नहीं आए, उनकी मर्जी के मुताबिक हमने रिप्लाई नहीं किया, बल्कि अपनी सोच के मुताबिक, अपने मर्जी के मुताबिक उसका जवाब दिया है। अच्छा, हम इसके ऊपर बात भी कर लेते हैं क्योंकि हम लोग इसके लिए बड़े भी उस वक्त जुनूनी हो रहे थे कि जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, 2 सूरज तुलू हो गए हैं हमें जवाब दिए बिना। तो इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे एनालिस्ट मौजूद हैं, कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ सिंधु साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, साथ ही साथ आमिर अली खैर सगाली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर। वेलकम टू शो कहेंगे आप दोनों मेहमानों को। और यकीनी तौर पर बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज बैठ के। सबसे पहले सिंधु साहब आपकी तरफ आऊँगी कि जिस तरह से हम आपके साथ ट्रांसमिशन भी हमारी चल रही थी, हम बार बार ये बात करते थे कि क्यों नहीं पाकिस्तान उस तरह से जवाब दे पा रहा जिस तरह से जवाब देना चाहिए। और आप भी कह रहे थे कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो वक्त का तयन और जगह का तयन करने के साथ मुनासिब वक्त के ऊपर जवाब देंगे। मुनासिब वक्त भी आ गया, हमने देखा, और जिस तरह से जवाब दिया गया अल सुबह और फजर की अजान के बाद, नमाज के बाद जिस तरह से हमारे फ़ज़ाइया ने जाकर अटैक किया और फिर भरपूर जवाब दिया, यकीनी तौर पर काबिल तहसीन है। आप इस इक़दाम को किस तरह से देखते हैं और इस जीत को किस तरह से लेते हैं? देखिए जी, पहले तो पूरी कौम के लिए बहुत मुबारकबाद और रब ताला का बहुत करम है कि उसने हमें इस तकरीम से नवाजा, क्योंकि हर फतह जो है वो रब का इनाम होता है, के बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि लोगों में थोड़ा सा इस्तराब था कि ये इंडिया की तरफ से हमारी रेड लाइंस क्रॉस की जा रही हैं और फिर भी हम क्यों अभी फ़ौरन रिस्पॉन्ड। देखिए, जो वॉरफेयर है, स्पेशली जो मॉडर्न वॉरफेयर है, ये बहुत एक कम्प्लेक्स और एक डेलिकेट एक चीज़ है जिसमें आपको सारे वेक्टर्स को फिगर इन करना पड़ता है। तो वो जो टाइम था, वो हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन था, वो इसलिए था, एक तो हमने उसकी दो, आप कह लीजिए कि 2 डोमेन के अंदर उसका इफेक्ट था। एक तो कॉग्निटिव डोमेन में ये था कि हमारी हर एफर्ट जो इंडिया एग्रेशन करता था, उसके बाद हम हमारा ये बयानिया था कि हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने हमारी ये और रेड लाइन भी क्रॉस कर दी, और वो इंटरनेशनल मीडिया को और अपने मीडिया को और लोगों को हम बताते थे, मतलब हमारी मिलिट्री। तो एक तो उससे ये प्रूव हो गया कि हमने जब एक्शन किया वो जस्ट वॉर थी, यानी वो वॉर हम पे थोपी गई, हमने बार बार रिस्ट्रेन किया, और उसके बावजूद जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रही, तब हमने अपने आप को अनफोल्ड किया। तो एक तो जस्ट वॉर हमारी वो होगी, और दूसरा ये था कि उस टाइम के दौरान में उनके सारे वेपन सिस्टम, उनकी डिप्लॉयमेंट्स, उनकी फॉरवर्ड पोस्चरिंग, उनका FDLs पे आना, फॉरवर्ड बेसिस पे आना, और किस तरह का क्वांटम, जी कोई शक नहीं, बहुत ही कमाल किस्म की स्ट्रेटजीज यूज़ हुई हैं। इस पे डिटेल से आपकी रहनुमाई हम चाहेंगे, हमारे नाज़रीन भी आपकी जो तज्ज़िया है उससे मुस्तफ़ीद हों। आमिर भाई, इस तरह से हमारे दोस्तों ने आहनी दीवार की तरह हमारे साथ डटे रहे, खड़े रहे, और दुश्मन को शायद कोई गलत फहमी थी कि पाकिस्तान अपने मसाइल में फंसा हुआ, इकनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, और जिस तरह से वो दरअंदाजी करते हैं बलूचिस्तान में, दीगर शहरों में, सूबों में, तो लगता था कि पाकिस्तान बिल्कुल ही चारों शाने चित हो जाएगा। जैसे हम अटैक करेंगे, हम शायद उनकी मिन्नतें तरले शुरू कर देंगे। लेकिन जिस तरह से हमारे दोस्तों ने हमारे साथ इस दिफा के अंदर हमारा साथ दिया है, और किसी ढकी छुपी बात नहीं है, मेरे ख्याल में हमारे साथ साथ वो भी जश्न मना रहे होंगे, उनके लिए भी बगैर जंग लड़े उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी टेस्ट हो गई, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं भी पूरी कौम को मुबारक देता हूँ, और जिस तरीके से हम लोगों ने जवाब दिया अपने दुश्मन को, जो कि थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा प्रवोक कर रहा था, और जैसे आपने कहा कि हमारे जो बलूचिस्तान में जिस तरीके से दहशतगर्दी की जा रही थी, और जो कि एक बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट था पाकिस्तान के लिए जी, और उन तमाम मुसल्लह अफवाज जो हमारे नुमाइंदे, जो हमारे फ्रंट लाइन पे या बैक लाइन पे जिस तरह भी लड़ रहे थे, इसके साथ वी रियली वांट टू पे थैंक्स टू चाइना। पाकिस्तान की 80% प्रिक्योरमेंट चाइना की थी, जिससे एक बहुत बड़ी रीज़न समझा जा रहा था कि इज़ दैट चाइनीज़ एमुनिशन इज़ दैट रिलायबल दैट वी कैन कंपेयर विद द वर्ल्ड और विद द वेस्टर्न वर्ल्ड स्पेशली। जी,
So definitely Chinese ammunition have played its part, but in the same time the strategical and the other situation of our army, they have equally played their part. हम दोनों को कॉम्बिनेशन में रख के बात कर सकते हैं कि दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से किया। और कर्नल साहब ने जैसे बात कर रहे थे कि हम लोगों ने अग्रेशन शो करने की बजाय हम लोगों ने रिस्ट्रेन किया, हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं टारगेट्स को हिट किया जो टारगेट्स जहाँ से पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की आवाम पे हमले हो रहे थे। तो ये एक बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया पाकिस्तान ने। ये मुकम्मल कोलैबोरेशन के साथ हुआ। लेकिन कर्नल साहब ये एग्री करेंगे कि हमारे पास उतना जदीद दिफाई निज़ाम मौजूद नहीं था, उतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद नहीं थी, और जिसके बिलबोते पर भारत बड़ा उछल भी रहा था। वो राफ़ेल हो गए या फिर जो उनका $1.5 अरब के जदीद तरीन S-400 उनका दिफाई निज़ाम था, उसकी बात हो गई। यकीनी तौर पर उनका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल एक टास्क था। यकीनी तौर पर जो उनके राफ़ेल तैयारे थे, हाईटेक राफ़ेल तैयारे थे, उसके बाद फिर उनका $1.5 अरब के जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसको जिस तरह से तबाह किया पाकिस्तानी F-17 थंडर ने। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जीत तो है ही है, लेकिन समझते हैं कि दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए भी फोर्सेज होती हैं जो कि उसको मजबूत बनाती है। टेक्नोलॉजी चलाने वाले भी तो होते हैं, और फिर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले भी जो एयरफोर्स के हमारे जवान हैं, उनका मुकाबला करना उनके पास इतनी सख्त नहीं थी। ये हमने आंखों से भी देखा। देखिए, इसमें मेरे ख्याल में कुछ 4-5 स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशंस थी जो इंडिया से हुई। पहली तो ये थी कि जी उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से जो हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा से उनको एक न्यूक्लियर ब्लफ क्रिएट कर देता है, और उनको ऐसा ब्लफ क्रिएट कर देता है कि वो कन्वेंशनली नहीं कुछ कर सकते। दूसरा, उनकी ये परसेप्शन थी कि जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं वो उनकी हमारी फोर्सेस से बहुत सुपीरियर हैं, और डेफिनेटली स्ट्रेंथ में तो वो बहुत ज़्यादा हैं। आर्मी, एयरफोर्स दोनों जो हैं 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा हैं, नेवी भी 3-4 गुना ज़्यादा है। और तीसरी उनकी ये मिसकैलकुलेशन थी कि जब ये उनकी तरफ से एक्शन होगा तो पाकिस्तान को 2.5 वॉर लड़नी पड़ेगी, एक ईस्टर्न फ्रंट पे, एक वेस्टर्न फ्रंट पे, और हाफ फ्रंट बलूचिस्तान पे। तो जो 2 महीने पहले से एक्चुअली जो पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशंस थे हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे भी, वेस्टर्न फ्रंट के साथ भी और बलूचिस्तान में भी, वो भी एक्चुअली इन अ वे उन्होंने इसको बहुत इनकी इस परसेप्शन को ख़त्म कर दिया। और चौथी परसेप्शन उनकी ये थी कि जो खुदा न खास्ता लोग, अवाम और जो फ़ौज है इसके दरमियान में जो ज़हर है, जो उनको सोशल मीडिया से इनपुट मिल खलीज आ चुका है, गैप आ चुका है। तो पाकिस्तान का देखिए, अब इसमें कुदरती तौर पे 1965 की वॉर का ये लेसन था कि हमें अपने जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को अपने खुद इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स बनाने हैं, क्योंकि 65 की वॉर के फ़ौरन बाद हुआ ये कि जो उसके दौरान में भी जो हमारी जितनी मिलिट्री एड थी वो बंद कर दी गई, और हम वॉर के दरमियान में हमें हाई एंड ड्राई छोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन ये दिस वाज द लेसन, और उसके बाद ये हुआ। और आज जैसे आमिर साहब भी बात कर रहे थे, जो चाइनीज़ इक्विपमेंट है उसको वो पाकिस्तान में अब JF-17 पाकिस्तान में बन रहे हैं, टैंक्स पाकिस्तान में बन रहे हैं, और वेपन सिस्टम भी पाकिस्तान में बन रहे हैं। तो पाकिस्तान ने एक इसमें आप कह लीजिए कि अपना एक बेस बन गई है। तो जब वो वेपन सिस्टम यहाँ आता है तो जो हमारे पहले से वेपन सिस्टम हैं उनके साथ वो इंटीग्रेट हो जाता है। और प्लस ये जो वॉरफेयर हुई, ये जो 4 घंटे की वॉर हुई, ये मिलिट्री हिस्ट्री की तारीख में एक बहुत डिफरेंट वॉर थी। इसमें इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रेडिशनल डॉग फाइट होगी, ट्रेडिशनल अनफोल्डिंग ऑफ वेपन सिस्टम होगा लेयर बाय लेयर, लेकिन पाकिस्तान ने, और उसमें डेफिनेटली हमारा जो हमसाया मुल्क है और हमारा जो आयरन क्लैड ब्रदर है, उसने हमारी डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो हमने उनके साथ रिहर्स किए, जी बिल्कुल। तो ये सारा जो वेपन सिस्टम था, ये इट वाज ऑल EW बेस्ड, इट वाज ऑल C5ISR बेस्ड, क्योंकि कोई भी वेपन जब लड़ता है तो उसकी 2 चीज़ें होती हैं, एक उसका ब्रेन होता है आजकल के दौर में, और एक उसका पंच होता है। तो आपने एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी ने, एयरफोर्स ने ये किया कि वो जो ब्रेन ऑफ एवरी वेपन था उसको फॉग ऑफ द वॉर में कंफ्यूज कर दिया। यानी कि कोई भी वेपन जो है वो काम नहीं कर सका, चाहे वो ड्रोन्स हों जो इधर आ रहे थे, चाहे वो उनका वेपन सिस्टम हो, उनके रडार्स हों, उनका एयरक्राफ्ट्स हों,
सो एवरीथिंग जो थी उनकी वो आई मीन डिसफंक्शनल। मोदी सरकार के लिए और उनकी अफवाज के लिए फुल ऑफ सरप्राइजेस थी ये जंग, जो कि उनकी तरफ से शुरू की गई, हमें उकसाया गया और उन्हें फिर मुंह की खाना पड़ी। आमिर भाई, जो सिफारती सतह पे हम बार बार हुकूमत की तरफ से भी कामयाबी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद पूरी दुनिया के सामने रखा कि जी आए, हम तहकीकात के लिए भी तैयार हैं, अगर कार्रवाई आप चाहते हैं, उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। भारत उस पर खामोशी चुप साधे रहा और फिर उसके बाद पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत कर दी है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जिस सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया है, जिस तरह से फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो पूरी दुनिया ने देखा है इस काविश को। और फिर इंडिया को ही जाना पड़ा गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका के पास कि जी हमारी जान छुड़ाइए, तो हमारे गले पड़ गए हैं। और जिस एक्यूरेसी के साथ हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है, इस पर क्या कहेंगे? दुनिया का रिस्पांस क्या आ रहा है? किस नज़र से देख रही है पाकिस्तान को, जो 5, 6 और 10 मई से पहले था पाकिस्तान और उसके बाद? पाकिस्तान ने ये जो वॉर लड़ी है ये 2 फ्रंट पे लड़ी है। एक डिप्लोमेटिक फ्रंट थी, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी इतनी कामयाबी से ये जंग लड़ी गई और मुसलसल एक मैसेज दिया गया इंडिया को कि हम इस पहलगाम इंसिडेंट की तहकीकात करवाने के लिए तैयार हैं। तो तहकीकात करवाने के लिए तैयार कौन नहीं था? और दूसरी हमारी फ्रंट थी जो कि हमारी जो स्ट्रेटजिकल फ्रंट थी, स्ट्रेटजिकल फ्रंट पे भी हमारे DGISPR ने जैसे कहा कि हमने हर उस जगह पे उतनी ही पावर का इस्तेमाल किया जितना हमें करना चाहिए था, बल्कि हमने अपने बहुत सारे एसेट्स को छुपा के रखा। लेकिन मैं पहलगाम वाले इंसिडेंट को अगर देखूं तो इंडिया में कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जिसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई है? क्या इन्होंने पुलवामा वाले इंसिडेंट की खुल के इंक्वायरी की थी? कभी भी नहीं की थी। सिर्फ इल्ज़ाम थोपा था पाकिस्तान पे और मुसलसल कहते रहे जी ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, जबकि इनकी अपनी एजेंसीज ने जब रिवील करना शुरू किया तो फिर इन्होंने उस इंक्वायरी को दबा दिया। उससे पहले गोधरा का इंसिडेंट जो है, जो ट्रेन हादसा था, उस तहकीकाती अफसर को कहाँ से कैसे मार दिया गया जिसने पूरे इनके रिवील किया कि ये इंटरनल एक इनका सेटअप था। और फिर हम बार बार कहते हैं, जब ये BLA को सपोर्ट करके ये कह रहे होते हैं कि जी BLA में, अब BLA में कितने, जैसे हमारे चीफ साहब ने कहा कि 1500 लोगों का जो गठजोड़ है वो पाकिस्तान को किसी भी सूरत में तबाह नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक बड़ी मजबूत और बड़ी डिसिप्लिन्ड नेशन है। इसके साथ देखिए, मैं जिस चीज़ पे कहता हूँ कि आपकी जाफर एक्सप्रेस में पूरी इनके हैंडलर्स रिवील हुए थे। अगर इन्होंने तहकीकात करवानी है और कोई ऐसा कमीशन बनेगा या थर्ड कंट्री कोई इसमें आएगा जो इंटरवीन करेगा या होस्ट करेगा, तो उसमें अगर जिन चीज़ों को सामने लाना चाहिए उसमें खाली ये नहीं होना चाहिए कि जी हमने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर साहब, अगर हम अपना ये केस हम देखिए मैडम, हम उसमें अपना बलूचिस्तान वाला जो इशू है, खास तौर पे जो जाफर एक्सप्रेस वाला, व्हाई नॉट हम उसे भी इंगेज करें कि ये देखिए हमारे पास सबूत जो है क्या वो नाकाफी है। और इंडस वाटर ट्रीटी से स्टिल अभी तक ट्रीटी की मैं बात करना चाह रही थी कि अभी जो मसला, हमारी जंग तो खत्म हो गई, नो डाउट के सीज फायर हो गया। आप समझते हैं कि जो मामला था जिसके ऊपर हमें यकीनी तौर पर जंग में उतरने की ज़रूरत थी, वो मामला तो हमारा कश्मीर का मामला हो गया, बलूचिस्तान का मामला हो गया, जाफर एक्सप्रेस को लेकर हो गया, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी जो कि हमारी 25-26 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है, उसके ऊपर जो सवालिया निशान इस वक्त उठ चुका है कि जंग बंदी के बाद उस मुआहदे को तो ज़ेर गौर लाया ही नहीं गया, जो कि कैंसिल कर दिया गया था, सिंतास मुआहदा। तो अब क्या होगा? क्या पानी भारत की तरफ से रोक दिया जाएगा? क्या कैपेसिटी ना रखने के बावजूद भारत शरारतें तो करता चला आ रहा है? इस मामले को उठाया जाना भी कितना ज़रूरी था, जो कि मेरे ख्याल में अभी तक उस तरह से उठाया नहीं गया और दुनिया की इसके ऊपर अभी तक नज़र नहीं पड़ी है। देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल ये मामला ज़रूर उठाया होगा और उठा होगा। ये हो नहीं सकता कि इतना बड़ा इकदाम उठा दिया जाए और ये कह दिया जाए कि जी हम जंग रोक रहे हैं या टेम्पररीली हम जंग को रोक रहे हैं या जो भी। देखिए, उसको तो एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया गया और ये कहा गया कि ये एक्ट ऑफ वॉर है और ये ऐसे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होते हैं कि जिनको वायलेट नहीं किया जा सकता। आपके बहुत सारे इंटरनेशनल गारंटर्स मौजूद हैं और अभी भी अगर वो कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करेंगे तो ये जो 5 घंटे की वॉर है, ये थोड़ी सी अगर लंबी होगी तो उसका जो खुमियाजा इंडिया को भुगतना पड़ेगा वो इससे बहुत ज़्यादा शदीद हो सकता है। अभी तो आप ये देखिए कि हमने उनकी पूरी एयरफोर्स को रिस्ट्रेन करके रख दिया कि वो तो मैदान में निकलने के काबिल ही नहीं रहे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जैसे खड़े होके असेंबली में बात कही,
उन्होंने कहा जी ये इतने तैयारे थे, राफेल इतने थे, सुखवी एक था, एक उनका मिग था, और हमने ऐसे डिस्ट्रॉय किए हैं। तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी थी, जहाँ पे उन्होंने खड़े होके असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके हमारे प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं। तो अभी तो और साथ ये भी कहा कि हमारे टारगेट पे आपके इतने तैयारे मौजूद थे जिनको हमने बढ़ावा नहीं दिया, हमने जंग को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की। तो आई डोंट फील दैट इंडिया शुड बी इन अ पोजीशन टू स्टॉप आवर वाटर। एंड सेकेंडली कि वो अगर वो कहते जी हम पानी रोक लेंगे, टेक्निकली मुझे नहीं समझ आती। ये तो हमारे कोई वाटर रिजर्वर्स पे जिनकी रिसर्च हो कि अगर आप पानी रोकेंगे तो उस पानी को लेके कहाँ जाएंगे? आपके पास कोई ऐसे स्टोरेज कैपेसिटी तो मुझे नजर नहीं उनके पास। लेकिन एक और भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन ये बनता है कि आप इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करने का, पानी के साथ, ये पानी के मुआहदे के साथ इसका क्या कनेक्शन बनता है, ये समझ से बाहर है। आपने पहलगाम वाक़े के फौरी बाद जो इकदाम उठाया वो इंडस वाटर ट्रीटी को डिसकंटिन्यू करने की बात की है, तो ये क्या कनेक्शन था, इससे कैसे दहशतगर्दी रुक सकती है, ये भी सवाल निशान है। लेकिन आपके ख्याल में कर्नल साहब, ये जो तमाम स्ट्रेटजीज़ भारत ने यूज़ की पहले दिन से लेकर, हमने देखा कि जिस चीज़ पे वो इतरा रहे थे वो राफेल हो, उनका दिफाई निज़ाम S-400 बड़ा ही मौसर है, रशिया का ये डिफेंस सिस्टम है जो उन्होंने इंस्टॉल किया, यहाँ पे भी नाकामी उन्हें उठानी पड़ी। और फिर जो ड्रोन्स इन्होंने भेजे हैं, ड्रोन्स के ज़रिए डी ट्रैक करने की और पाकिस्तान की इंस्टॉलेशंस को ट्रेस आउट करने की, ट्रैक करने की जो कोशिश थी, इन स्ट्रेटजीज़ पे अगर बात की जाए कि वो क्या समझ बैठे थे कि पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा, पाकिस्तान के पास बिल्कुल कैपेबिलिटी नहीं है, और फिर जिस तरह से उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, ज़रा उस पर रोशनी डालिएगा। जी देखिए, मैं इससे बात करने से पहले थोड़ा सा अगर आप मुझे अलाउ करें तो इंडस वाटर ट्रीटी पे एक जुमला कहना चाहूँ। ज़रूर। देखिए, ट्रीटी और नो ट्रीटी, आप कोई भी मुल्क किसी मुल्क का पानी नहीं रोक सकता। एज़ पर दी जेनेवा कन्वेंशन, एज़ पर द UN चार्टर्स, एज़ पर दी अदर ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स, दोज थेल्विक प्रिंसिपल, क्योंकि कोई 107 से ज़्यादा मुल्क एक दूसरे का पानी शेयर करते हैं। बिल्कुल सही। तो वो, और इससे हुआ ये है कि ये जो हमारी 10 तारीख को 5 बजे के बाद से 3 इश्यूज़ जो हैं वो दोबारा से इंटरनेशनल अरीना पे बहुत प्रोमिनेंस जिन्होंने एक्वायर कर ली है। एक कश्मीर का इशू, और वो मैं समझता हूँ कि वो 1948 वाले जो मुकाम है उस पर वापस आ गया है। दूसरा ये वाटर का इशू, और तीसरा टेररिज्म का इशू जो इंडिया पाकिस्तान में कर रहा है। अच्छा, अब आपने तो दूसरा सवाल किया कि ये जो हमारे जो वेपन सिस्टम है और इंडिया क्या समझता था। देखिए, इंडिया का जो इंडिया ने प्रिटेक्स्ट बनाया था, और उस प्रिटेक्स्ट के तहत ऑलरेडी उसकी काफ़ी महीनों से ये प्रिपरेशंस चल रही थी कि उसने इस पूरी जो इसका जो ये ड्रामा है या जो नैरेटिव है इसको कैसे अनफोल्ड करना है। और प्ले बुक में ज़ाहिर है उसके कुछ उसके साथ कुछ और भी उसको इंस्ट्रक्शंस, या मैं कह लीजिए जैसे एविडेंस है कि इजरायली जो एक्सपर्ट्स हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, और वो एक प्ले बुक वही करना चाहता था जो पूरा स्क्रिप्टेड था। जी, तो बहुत मैसिव पाकिस्तान के ऊपर एयर रेड्स करनी थी, एकदम 80 एयरक्राफ्ट्स का, 90 एयरक्राफ्ट्स का एक छोटे से एरिया में पाकिस्तान के ऊपर आ जाना। तो डेफिनेटली वो किसी एक टारगेट के लिए तो आ नहीं रहे थे, और उनका इरादा यही था कि खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस है और पाकिस्तान की जो वो कैपेबिलिटी है उसको पहले म्यूट करवा देंगे, उसके बाद खुदा न खास्ता। हमने खबर शुरू में सुनी कि हमने उनके राफेल्स को जैम कर दिया, उनके टारगेट लॉक ही नहीं हो पाए, तो ये क्या वाकई सच है और ये कैसे हो पाया? जी, मैं जैसे पहले बात कर रहा था कि ये बेसिकली C5 ISR और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू इसको इंडिया को इसका अंदाज़ा ही नहीं था। और अभी आप जो ड्रोन्स की बात कर रहे थे, वो जो 87 ड्रोन्स हैं, वो हर एक ड्रोन जो था वो हॉट ड्रोन था, जिसके अंदर 23 kg एक्सप्लोसिव था। और वो अगर फटता, उनको ये भी अंदाज़ा नहीं था कि ये ड्रोन्स जो हैं अपने टारगेट्स पे नहीं लगेंगे, क्योंकि उन सबको टारगेट दिए गए थे। 1000 किलोमीटर उसकी रेंज थी। सो फ्रॉम हेयर, फ्रॉम द बॉर्डर, दे कैन इजीली गो टिल पेशावर एंड बियॉन्ड। अच्छा, सो उनका ये कराची तक पहुंचे हैं? जी, कराची तक तो वो साउथ से आए हैं ना, डिफरेंट जगह से उन्होंने लॉन्च किए हैं। तो कराची भी 300-400 किलोमीटर के अंदर था। एवरी प्लेस ऑफ पाकिस्तान वाज इन देयर रेंज। तो उन ड्रोन्स को भी जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी के ज़रिए जैम किया गया, और जब वो जैम हो जाते थे तो क्योंकि वो लॉइटरिंग एमिनेशन है, वो लॉइटर करता है, तो उसका कनेक्शन पीछे से ख़त्म हो जाता था, और वो लॉइटर करता था टिल के उसका जो फ्यूल है वो ख़त्म हो जाए। और जैसे फ्यूल ख़त्म होता था तो वहाँ कहीं जहाँ पे फ्यूल ख़त्म हुआ है वहीं वो गिर के फट जाता था। सो वो भी उनका जो है वार कह लीजिए कि नहीं चला। फिर इसकी रीज़न ये है जी कि इनका एक मिलिट्री एनालिस्ट हैं, परवीन स्वाने,
वो बड़े अरसे से इनको कह रहा था कि जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स है उसकी डायरेक्शन गलत है, वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ नहीं जा रहे, वो आई बॉल टू आई बॉल के इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो जो है ना वो टॉयज़ जमा कर रहे हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल है ये चीज़ इनको परसों समझ आई, और परसों हुआ ये 5 बजे कि जब ये ऐलान हुआ है सीज़ फायर का, तो दैट वाज द वेरी मोमेंट जब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक रीजनल पावर के तौर पे दुनिया के सामने उभरा है। और जो इंडिया था जिसको रीजनल पावर समझा जा रहा था और उस पर बैंक किया जा रहा था, और इंटरनेशनल पावर्स भी उस पर बैंक कर रही थी, और उसको पैसिफिक। अच्छा कर्नल साहब, ये जो खुशफहमी थी भारत की वो तो दूर हो गई होगी यकीनी तौर पर। ये सबने देख लिया कि भारत जिस खुशफहमी में था कि उनके तमाम टेक्नोलॉजी से लेस जहाज़ जो हैं वो मुकाबला कर सकते हैं पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को धूल चटा सकते हैं। ना सिर्फ उनके जवान जो हैं वो भी पाकिस्तान को धूल चटाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन समझते हैं कि जो पहलगाम वाक़े वाला वाक़या था उस सारे को छुपाने के लिए भारत को जंग में उतरना पड़ा। भारत खुद भी इस चीज़ के लिए तो प्रिपेयर्ड लगता है, जो कि अभी तक हमने देखा कि उसकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, लेकिन क्योंकि पहलगाम वाक़या हो चुका था, पूरी दुनिया में वो बेनकाब हो चुके थे कि किस तरह से उन्होंने झूठा प्रोपोगेंडा किया और पाकिस्तान के ऊपर सारा इल्ज़ाम धरा। अब उसको ओवरकम करने के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए जंग में उतरना पड़ा, और फिर जब बगैर तैयारी के आप जंग में उतरते हैं तो यकीनी तौर पर इसी तरह से मुँह की खानी पड़ती है। क्या एग्री करेंगे कि ये बिना तैयारी के उतरना था भारत का, और फिर उस पहलगाम वाक़े के ऊपर से नज़रें हटाने के लिए ये सारा जो है वो उन्होंने ड्रामा मज़ीद जंग में उतरने का रचाया? मेरे ख्याल में इसके ऑपोजिट था जी। उनकी तैयारी थी, उन्होंने उस तैयारी के साथ वो जो पहलगाम वाला वाक़या था वो उसका एक हिस्सा था। दैट वाज पार्ट ऑफ देयर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, और उनकी जो परसेप्शन क्रिएट करना था उसको रीज़न बनाने के लिए वो उसका हिस्सा था। तो तैयारी उनकी पहले से थी, लेकिन उनकी तैयारी कन्वेंशनल टर्म्स में थी, क्योंकि उन्होंने हमारी कन्वेंशनल पोटेंसी को और डेटरेंस को चैलेंज करना था। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि उनका ख्याल ये था कि हम न्यूक्लियर ब्लफ की वजह से वो हमें क्रिएट कर देते हैं। तो अब उन्होंने हमें जो 2016 2019 से ये उन्होंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया। इससे पहले जो हमारा जब उन्होंने बालाकोट पे अटैक किया तो तब भी यही था। सो उनकी पहले से तैयारी थी, लेकिन हुआ ये कि देखिए उन्होंने कन्वेंशनल तरह से जंग लड़ने की कोशिश की, और हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू और इन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके थ्रू एक और जंग भी थी। कर्नल साहब, आमिर साहब से जानना चाहूँगी कि जिस तरह कर्नल साहब कह रहे हैं कि वॉरफेयर तो वो पूरी तैयारी के साथ वो जंग में उतरे हैं, ऐसा नहीं है कि वो तैयारी करके नहीं उतरे। अगर हम उनके मीडिया की बात कर ले तो उनका मीडिया तो बहुत पहले ही पूरी तोपें और सीधी करके पाकिस्तान की तरफ बैठा हुआ था, और वो जंग पहले ही जीत चुके थे अगर उनके मीडिया को देखा जाए तो। हमने अपनी सतह पर जिस तरह से हमारी सहाफ़त थी, हमने बड़े भरपूर अंदाज में उस चीज़ को उजागर करने की कोशिश की कि भारत क्या करना चाह रहा है और पाकिस्तान का ट्रांस क्या, और पाकिस्तान कहां पर स्टैंड करता है। पाकिस्तान जंग करने के मूड में नहीं है, पाकिस्तान अमन चाहता है, अमन का ख्वाहिशमंद है, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो हम जंग में उतरेंगे। अभी भी अगर आप देखें तो भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है ना इस तमाम वाक़े के ऊपर, गो के वो जीते नहीं है, जंग पाकिस्तान जीता है, और जो कुछ जितना नुकसान इस वक्त उन्हें उठाना पड़ा है अगर उसका तखमीना लगाया जाए तो बारबों खरबों में बनता है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें अगर भारतीय मीडिया को, तो वो वावेला जो कर रहा है कि पाकिस्तान के हमने इतने जहाज़ तबाह कर दिए, पाकिस्तान के हमने इतने पोर्ट जो है वो तबाह कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया। समझते हैं कि जंग इसी तरह से जीतनी थी उन्होंने, जिस तरह से कर्नल साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने जंग की तैयारी की हुई थी, लेकिन जंग वो किसी और तरह से लड़ना चाह रहे थे। सबसे पहले तो कर्नल साहब ने जो बात की है मैं उसे 100% एंडोर्स करता हूँ कि बात ऐसे ही होती है, और वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, और ये जो भी पहलगाम में उन्होंने किया था ये बड़ा प्री प्लान था, और ये पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल करने के लिए किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी। जैसे दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि उनका जो मीडिया है, देखिए उनका मीडिया तो सरासर सारे एक्टर्स से भरा पड़ा है, वहाँ पे जो बैठे हुए हैं। अब आप उनसे बात करें, आप सीट पे बैठ के, मैं आराम से बैठ के गुफ्तगू कर रहा हूँ, वहाँ तो उछल उछल के ज़ोर ज़ोर से बातें की जाती हैं। मुझे लगता है कि उन्हें टीवी पे लाने से पहले एज एन एनालिस्ट उन्हें पहले कहीं बॉलीवुड में तरबियत दी जाती है कि आपने ऐसे बात करनी है, आपने इस बात का इतने ज़ोर से जवाब देना है, आपने अपने हाथ को ऐसे ट्विस्ट करना है, हम उनकी गर्दन को ऐसे पकड़ेंगे, हम उनको यहाँ पे ऐसे करेंगे। तो वो पता नहीं कौन से मेजर हैं, मेजर गौरव आर्या और मेजर हैं भी हैं कि नहीं है। और वो तो जिससे हमला हुआ है वो कह रहे थे कराची पे धावा बोल दिया, फौज अंदर घुस गई, पोस्ट करते हैं। और देखिए ये तो पूरी दुनिया आज ना एक ग्लोबल विलेज है।
आप ये नहीं कह सकते कि जी हम सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया देख रहे हैं। मैंने अगर पाकिस्तान का या इंडिया का मीडिया या मैं इंटरनेशनल मीडिया को भी ऑब्जर्व करूंगा कि फॉक्स न्यूज़ क्या कह रहा है, CNN क्या कह रहा है, ग्लोबल न्यूज़ क्या कह रहा है, ये तमाम न्यूज़ चैनल्स क्या कह रहे हैं उनकी, फिर आप जाके आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, CNN है, BBC है, आप उन सब को एनालाइज करते हैं तो आपके सामने खुद ही हकायक आना शुरू हो जाती हैं और हकायक बड़े वाजे थे। वो जिस तरह कह रहे थे, अब वो यहाँ तक उनके मीडिया ने तो ये भी कह दिया कि लाहौर की बंदरगाह पे हमने कब्जा कर लिया। अब लाहौर में तो रावी था एक, वो भी उसकी बंदरगाह नहीं ये नहर को तो नहीं बंदरगाह समझ बैठे। वो शायद हमारी नहर को बंदरगाह कह रही है। आमिर भाई साथ साथ ये भी बता दीजिए कि अभिनंदन पे तो उन्होंने मूवी बना ली, आमिर खान उसमें है, ये इस पे क्या करेंगे, इस वाकये पे भी क्या मूवी बनेगी? उन्होंने सामान तो दिया है, ये तो सामान उन्होंने दे दिया है इस चीज़ पे कि जी आपने नई जो फिल्में हैं वो कैसे बनानी है, और यही उनका एक स्ट्रांस रहा है। मैं चाहता हूँ कभी हमारे भी जो DGISP आ रहे हैं वो भी कोई ऐसा इनिशिएटिव लें कि वो हकायक पे हम अपनी ही कुछ फिल्में हम बना एक और चीज़ भी हम पूरी दुनिया को हम भी तो मैसेज दें। और मैडम एक मैं बात अगर भूल ना जाऊँ किसी गुफ्तगू में, कि इसका एक सबसे बड़ा पाकिस्तान पे इकोनॉमिकल इम्पैक्ट किया आएगा कि पाकिस्तान का जो CPEC जो बड़ी देर से फ्रोजन था BRI का, तो मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर दिस ऑल पाकिस्तान का कितना अच्छा गुड इमेज पास हुआ है, वो फाइनेंशियल इमेज भी है, वो स्ट्रेटेजिकल इमेज भी है, जिसके बाद आई सिंसियरली होप दैट वी कुड enter in the second phase of CPEC that is very much related to your economy. So economically we will get a very good benefit also after that. ये तो एक हमें moral boost जो मिला है इसका ये बहुत दूर तक पाकिस्तान के साथ। दुरुस्त। अच्छा जाते जाते कर्नल साहब आपसे जानना चाहूँगी, जो इमेजेस दिखाए जा रहे हैं भारत की तरफ से, हमने देखा कि गूगल इमेजेस निकाले जाते हैं, पहले के आफ्टर बिफोर के इमेजेस दिखाए जाते हैं कि पहले पाकिस्तान जो पर खड़ा था, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये थी, और अब जब हमने वहाँ पर सारा कुछ तबाह कर दिया, उनके एमुनेशंस को, उनके अड्डों को, उसके बाद की सिचुएशन ये है। तो ये जो बनाए जा रहे हैं ये फेक हैं, जो इमेजेस इस वक्त भारत जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को यहाँ पर हमने नुकसान पहुंचाया, यहाँ पर इसमें कोई सच्चाई और सदाकत भी मौजूद है? जी, ये AI जनरेटेड और CGI जनरेटेड इमेजेस हैं डेफिनेटली, और वही उनकी जो कैंपेन है और जो उनका झूठ के ऊपर, और क्योंकि उनका तो सारा स्टेट क्राफ्ट ही झूठ के ऊपर बेस्ड है, तो ज़ाहिर है मीडिया भी जैसी उन्होंने नेशन बना दी है वैसे ही मीडिया है, वैसे ही उनकी गवर्नमेंट है, तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन किसी कोई फैक्चुअल इसका नहीं है, इट इज़ ऑल आप कह लीजिए कि कॉग्निटिव ट्रैश। जब जैसे अभी बात कर रहे थे अब CPEC की, ना सिर्फ CPEC रिवाइव हो गया बल्कि BRI भी रिवाइव हो गया। अब जो चाइना का जो आई मीन कनेक्टिविटी का और जो उसकी मार्को पोलोज और सिल्क रूट था ट्रेडिशनल, वो अब 21st सेंचुरी में दोबारा से BRI की सूरत में रिवाइव हो जाएगा। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इस वॉर ने जो 4 घंटे की वेरी इंटेंस वेरी शॉर्ट वॉर थी, इसने एक्चुअली पूरी दुनिया का आप कह लीजिए जियोपॉलिटिक्स जो है वो चेंज करके रखा। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ सिंधु साहब, आमिर अली साहब हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों की तशरीह का बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे पाकिस्तान ने एक नई मिसाल कायम की है, जिस तरह से एक्यूरेसी के साथ आपने हिट किया है उन सारे मकामात को जहाँ से पाकिस्तान पे हमले हो रहे थे, और जिस तरह से चारों शाह ने चित किया है, इस पर कई किताबें लिखी जाएंगी, कई मूवीज़ बनेंगी, मीडिया तो रिपोर्ट कर ही रहा है, हम तो जश्न मना ही रहे हैं, सेलिब्रेशन चल ही रही है, लेकिन जो पहले का पाकिस्तान था, पहले की दुनिया थी, इस वाक़े से वो और उसमें बहुत फ़र्क होगा। बिल्कुल। और अगर आप AI जनरेटेड इस तरह की इमेजेस दिखाकर अपनी फेस सेविंग करना चाहते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई तबाही नहीं की भारत ने, जो भारत इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपने लोगों को झूठ बेचने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमानों का हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इशूज़ अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और बल्कि ब्रेक पे जाने हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको वेलकम कहेंगे। सबसे पहले तो वो इमेजेस जो कि इस वक्त मीम्स की सूरत में भी सामने आ रहे हैं, हमारी तो सेलिब्रेशन है जिसमें हमारे DGISPR हैं, हमारे बड़ी फ़ौज के तर्जुमान बैठे हैं, फ़िज़ाया के तर्जुमान बैठे हैं, और दूसरी तरफ उनके भी वही 3 ऑफिशियल्स बैठे हैं, उनके चेहरे उतरे हुए, हमारे ऑफिशियल्स के चेहरों पे स्माइल। तो मेरे ख्याल में वो तस्वीर सब कुछ बता रही है जो भारत छुपाना चाह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है। देखें जिस तरीके से सवाल जवाब इनके स्टार्ट से देख ले, वो विक्रम मिश्री जो उनके सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख ले, फिर ये जो आए हैं तीनों सर्विसेज के थे, तो उनके पास जवाब नहीं थे वो, क्योंकि जब आप देखें दिल में चोर हो, आप पता है कि अभी आप
सफाई दे नहीं सकते हैं, तो वो मसला है। देखिए, इंडिया हैज लॉस्ट इस स्ट्रेचर मिलिटरीली, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली। वो नीचे आ गए, वो धड़म से जमीन पे आ गिरे हैं। और वे जो कंसेप्ट था न्यू नॉर्मल वाला कि जो मर्जी हो जाए, एक एसओपी है, एक मॉडस ऑपरेंडाई है, दैट विल बी फॉलोड, पाकिस्तान के अगेंस्ट जाना है। इंडिया में जी। जो कुछ हुआ, किसी को छींक भी आई तो पाकिस्तान है, तो ये है, तो दैट हैज गॉन। एक न्यू नॉर्मल हमने एस्टेब्लिश किया है, भाई ऐसा होगा तो ये डंडा हमारे पास है। वी हैव दिस कैपेबिलिटी, वी हैव शोन अवर कैपेबिलिटी। हमने अपना फायर पावर को डिमॉन्स्ट्रेट किया है। हमने एयरफोर्स हमारी डिमॉन्स्ट्रेट हुई है, परफॉर्म किया उन्होंने। मिसाइल पावर हमने दिखाया, हमने देखे जी, हमने आपके साइबर स्पेस में जो हमारी जी, बहुत से वारफेयर थी, सरप्राइजेज हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रिगेडियर साहब, वारफेयर थी। बेशुमार, एक लंबी फहरिस्त है सरप्राइजेज की जो पाकिस्तान ने दी है। अच्छा, 12 तक सीज फायर की बात हुई थी, क्योंकि उसके फौरी बाद, चंद ही लम्हों बाद इसकी वायलेशन शुरू हो गई भारत की तरफ से। लेकिन DGMOs का आज राब्ता होना है। एक तो ये कि आम आवाम की फहम के लिए बताएगा कि DGMOs के जब इस कंडीशन में, ख़ासतौर पर टेंशन के माहौल में राब्ते होते हैं तो किस लेवल के होते हैं, क्या गुफ्तगू शुनीद होती है। आज जो राब्ता होगा इस तमाम टेंशन के बाद, क्या पेशरफ्त, क्या गुफ्तगू मुतवक्के है? लाइन एस्टेब्लिश होती है बिटवीन द टू DGMOs, तो वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, दैट इज वन थिंग। सेकंड, जब सीज फायर की बात होती है तो देखें कि सीज फायर लाइन बनी थी 1 जनवरी 1949 को। तो वो सीज फायर लाइन शिमला में आके LOC बन गई। सो दैट इज इंटैक्ट, अभी तक है। लेकिन वी डोंट हैव एनी सीज फायर एग्रीमेंट विद इंडिया। जो पहला सीज फायर जो इट इज बेसिकली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू DGMOs और द टू मिलिट्रीज, वो हम इसको सीज फायर कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग होती है, अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है ये बिटवीन द टू मिलिट्रीज, कि ये हम फायर नहीं करेंगे, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी पे नहीं जाएंगे, फलानी नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग होती है। 2003 में पहली दफा हुई थी, लेकिन इसके बाद में कभी हुई, कभी रुकी, कभी वायलेट हुई, तो थाउजेंड्स टाइम इंडिया ने ऑलमोस्ट 22,000 प्लस टाइम है, आई रिकॉल, इसको वायलेट किया। फिर 2021 में 25 फरवरी 2021 को ये सीज फायर दोबारा अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर दोबारा ये इन्फोर्स हुई थी। लेकिन जो रिसेंटली दोबारा इसकी वायलेशन है, सो इसमें तो फ्लक्चुएशन सीज फायर में LOC पे होती रहती है। ब्रिगेडियर इसमें साहब, परमानेंट बिल्कुल कोई ठीक कह रहे हैं आप। LOC पर तो इससे पहले भी हम देखते हैं कि फायरिंग का तबादला होता रहता है और ये छेड़खानी भारत की तरफ से होती रहती है, इधर से जवाब पाकिस्तान की तरफ से भी दिया जाता है। LOCs की सिचुएशन तो हमेशा से यही रहती है। लेकिन अगर अभी सीज फायर की बात की जाए, जंग बंदी की बात की जाए, तो आप समझते हैं कि DGMOs के बाद, गुफ्तगू के बाद बात जो है वो किसी तरफ बैठेगी, कोई ऊँट किसी करवट बैठेगा, और फिर जो हमारे इस वक्त के इश्यूज़ हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, हमारी लाइफलाइन, हमारा जो सिंतास मुआहिदा है उसको ले लिया जाए, या कश्मीर मामले को, पहलगाम मामले को ले लिया जाए, कि इसके ऊपर तहकीकात होंगी, सिंतास मुआहिदा बहाल होगा, क्या हमें उसके ऊपर शराइत क्या रखनी चाहिए अगर जंग बंदी की तरफ आना है, और ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, हम किन पॉइंट्स के ऊपर आकर जंग बंदी जो है वो कर सकते हैं या अपनी शराइत रख सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में DGMOs की अच्छी वो पेशरफ्त होगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जो सीज फायर की बात है वो एक उनके आपस में जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें सेटल हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है। असल आगे चीज़ें हैं कि हमने आगे जो बातचीत लेके चलनी है, और इसमें स्पेशली देखें कि पाकिस्तान की, जिस तरह मैंने कहा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 78 ईयर्स हमने देखा है कि दुनिया में पहली दफ़ा अमेरिकन ने कहा, जम्मू एंड कश्मीर की बात की है। किसी ज़माने में बताते हैं क्लिंटन ने कहा था, इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो 3-4 दफ़ा कहा, और अभी उन्होंने कह दिया हम सालिसी करने को तैयार है। मीडिएट का लफ्ज देखें कि ये पहली दफा इस्तेमाल हुआ। इंडिया तो मानता नहीं था ना, बायलैटरल है, बायलैटरल है। अब इन्होंने कहा हम कराने को तैयार हैं, हम करवाना चाहते हैं। एंड दे हैव रियलाइज्ड जम्मू एंड कश्मीर इज ए कोर इशू बिटवीन द टू कंट्रीज, जिसके पर स्टेबिलिटी इन पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया डिपेंड्स ऑन दिस कोर इशू। वो मान गए। फिर देखे मार्को रूबियो ने जो ट्वीट की थी, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा था ब्रॉड सेट्स ऑफ इश्यूज पे डिस्कशन होगी इन न्यूट्रल वेन्यू। वो भी हमारी जीत है। ब्रॉड सेट्स का मतलब है तमाम चीजें। जब हम बैठेंगे बातचीत पे, यकीनन पहले ये चीज होगी कि दिस इज नो न्यू नॉर्मल,
अगर आइंदा कुछ होता है इंडिया में तो इंडिया की जरूरत नहीं लेकिन होनी चाहिए भारतीय मौक़िफ़ पाकिस्तान पर के क्या भारतीय मौक़िफ़ पर क्या यकीन करना चाहिए? क्योंकि भारत के अभी तक हमने देखा कि 4 से 5 दफ़ा बयान तब्दील हो चुके हैं। पहले वो कहते हैं जेडी वेंस के भारत को कार्रवाई करनी चाहिए पहलगाम वाक़े के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, लेकिन एक हद के अंदर रहते हुए करनी चाहिए। फिर उसके बाद जेडी वेंस का दूसरा बयान आता है कि हमारा इन दोनों ममालिक की जंग से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये दोनों ममालिक जो है समझदार और एटमी ताकत मुल्क है, अपना मामला खुद मिल बैठ कर जो है वो सुलझा लें। उसके बाद फिर अमेरिका का अचानक बीच में कूद पड़ना और जंग बंदी के लिए कोशिशें करना, नहीं समझते कि अमेरिका इस वक्त भी भारत के लिए काम कर रहा है, भारत के कहने पर ही वो बीच में उतरे सालसी का किरदार अदा करने के लिए, और अभी भी भारत का ही मौक़िफ़ लेकर अमेरिका आगे चलेगा? देखिए जी, एक तो वो बात है नेशनल इंटरेस्ट कंट्रीज अपने वो देखती हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। जेडी वैंस ने शुरू में जो बातचीत की थी उसका इंप्रेशन ये था कि ये थोड़ा कुछ होगा, इंडिया विल प्रिवेल और चीजें सेटल हो जाएंगी, तो इसलिए कहा था ये आपस में करें। जब पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व शो किया और अपनी फायर पावर शो किया, फिर वो डर के भाई उन्होंने कहा तो सिचुएशन हासिल नहीं कि जिस तरह हमने स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग जो उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, फिर इंडिया भागा भागा गया और फिर इसके बाद से ये सारा सिलसिला हुआ है। अब इंडिया में अमेरिका में रियलाइजेशन आई है, लेकिन अब उनको ये भी फिक्र है अगर पाकिस्तान इनके साथ ये कर सकता है तो चाइना इनके साथ क्या कर सकता है, वो भी फिक्र अभी है। तो मेरा ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से हम देखते हैं वो उनकी तरफ से एक सिंसेरिटी की तरफ से एक उन्होंने स्टैंड लिया है। मेरा ख्याल में हमें भरपूर मौका देना चाहिए और मौका, और अमेरिकन इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, और यकीनन जब उन्होंने एक ऑफर की है तो हमें ठीक। बिल्कुल होना चाहिए। एट द सेम टाइम जब न्यूट्रल वेन्यू पे जाते हैं बातचीत होती है, यकीनन जिन्होंने फैसिलिटेट किया था अमेरिकन हैं, जो सऊदीज हैं, तुर्किया वाले हैं, यूएई वाले हैं, कतर वाले, ये लोग उनकी भी प्रेजेंस होनी चाहिए, इनमें से कोई ना कोई होना चाहिए ताकि वो फैसिलिटेशन करवाएं। ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि अवाम का एतमाद बहाल हो रहा है। अफवाज पाकिस्तान के ऊपर जो एतमाद का इजहार किया अवाम ने, उसके समरात अब आना शुरू हो गए हैं। जो ये फतह है, यकीनी तौर पर ये अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ अवाम की फतह भी है, जिस तरह से सब ने मिलकर एकजुट होकर ये कामयाबी हासिल की है। किस तरह से देखते हैं इस कामयाबी को, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी आ रही है? यहाँ आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, जब तक कौम अफवाज के साथ नहीं होगी तो कामयाबी मुमकिन नहीं होती है। कौमें जब अपने अफवाज के साथ होती हैं तो कामयाबी उनके कदम चूमती है। और इस दफा मैंने देखा जिस तरीके से पिछले 10 दिन जो गुजरे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में एक पोलराइजेशन थी या डिवाइडेड पाकिस्तान था, अब ये पाकिस्तान हमने देखा इररेस्पेक्टिव ऑफ जो पॉलिटिकल एफिलिएशन, एथनिसिटी, सेक्टेरियन फीलिंग जो भी है, चाहे आप मुसलमान हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, सब जो थे यकजान थे, पाकिस्तान के झंडे के नीचे आ गए थे। और उसके लिए देखें कि जो कुछ फ्रैक्चर्स हमने पीछे देखा था लोगों में जो पाकिस्तान के खिलाफ या इदारों के खिलाफ थे, वो सारे वापस आ गए हैं और उन्हें पाकिस्तान के झंडे के नीचे आ गए हैं। सो वो लम्हा, या मैं कहता हूँ जो लीडरशिप है, जो जनरल आसिम मुनीर की जो तकारीर उन्होंने की हैं, जो कन्वेंशन सेंटर में जो स्पेशली जो की थी, या एल्सवेयर कहीं पे भी जाते हैं जब वो बात करते हैं, तो वो जो जिस रिजॉल्व का इजहार करते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, कुरानिक रेफरेंसेस देते हैं, हदीस की बात करते हैं, वो मेरे ख्याल में इस जो नेशनल फाइबर था हमारा, उनको वापस जोड़ दिया है। ठीक। और दैट्स वाई हमने देखा है जहाँ पे रात को कहीं पे ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस वाले गिराते थे, जी। या ब्रह्मोस को भी गिराया, वहां पे हजारों लोग जमा हो जाते थे पाकिस्तानी झंडा और यहाँ लेके। पे जी So हाँ, that is the result. बिल्कुल यकजहती का इजहार करते थे अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होके। ब्रिगेडियर साहब, एक बार फिर से आज वाले राब्ते पे आएंगे कि क्या कंडीशंस की बात भी हो सकती है DGMOs के राब्ते में, और किस लेवल पे मतलब इनको इख्तियार होता है दोनों साइड के DGMOs को कि वो इस मसाहलियत को या सीज़ फायर को या आगे जिस तरह से भी साथ चलना है उस पर बात करने की पोजीशन में हो? इनके पास अथॉरिटी होती है क्योंकि ऑलरेडी डिस्कशंस होती है, करके जाते हैं, और यकीनन हो सकता है ये सीज फायर पे एग्री कर लें और इसमें मॉडलिटीज और उस पर ये वर्कआउट कर ले, उसमें कहेंगे ये हो सकता है, तो देयर इज नो इशू, ये करते हैं। और पास में भी ये सिस्टम जारी रहा है, तो देयर इज लाइकली चांस है
की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर ना भी हो तो दे मे टेक सम टाइम कि दोबारा मिले 3-4 दिन, मतलब 3-4 राउंड्स हो इसमें आके दे कैन कंक्लूड एन अंडरस्टैंडिंग और सीज इंडस वाटर ट्रीटी पे फायर, भी बात हो स्पेशली। सकती है। नहीं, ये मिलिट्री वाले जो स्पेसिफिकली तो इसी पे रहेंगे, एलओसी हम्म। पे रहेंगे, वर्किंग बाउंड्री की बात करेंगे, सीज फायर इन चीजों पे, क्या फर्दर कोई वायलेशन ना हो, फर्दर कोई ड्रोन ना आए, कोई ठीक। फायरिंग ना हो, इन चीजों पर करेंगे। बाकी इट इज फॉरेन ऑफिस जो होगा हमारा वो डील करेगा सब चीजों। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर अब हम देखें इंडियन गवर्नमेंट का मिजाज तो इसी तरह का है कि शरारत से बाज नहीं आते हैं और कोई ना कोई हरकत जो है वो उनकी तरफ से हमेशा होती रहती है। अगर सीज़ फायर हो जाता है तो समझते हैं कि सीज़ फायर की अमलदारी जो है उसके ऊपर अमल दरामद कितना यकीनी बनाया जाएगा भारत की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान अगर कोई मुआहिदा करता है तो उसको यकीनी बनाता है, लेकिन भारत का रवैया कुछ और है। वो इंडस वाटर ट्रीटी हो तब भी जो है वो हम देख रहे हैं कि मुआहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। तो क्या भारत की तरफ से आने वाले दिनों में कोई इस तरह की हरकत तो सामने नहीं आएगी, क्योंकि वो तो इस तरह के प्रोपेगेंडे में भी माहिर हैं? सीज फायर के वायलेशंस तो होते रहेंगे, इस पे तो यकीन से मतलब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रीटेक्स्ट होते हैं। तो फायरिंग शायरिंग ये तो होती रहेगी, और हम वी कैन टेक इट कि ये स्पोराडिक होती है, रूटीन है। और या वर्किंग बाउंड्री है, जो सियालकोट वाला एरिया है, इस तरफ भी ये गड़बड़ होती रहती है। तो लेकिन इस अगर ऐसा कुछ होता है तो वन आर्ट इंसिडेंट मेरे ख्याल में इसको हम नहीं लेते हैं सीरियस उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हो सकता है कि सही अंडरस्टैंडिंग हो जाए और मुकम्मल सीज फायर हो जाए, और लोकल कमांडर्स को एक कोऑर्डिनेशन होती है। मैं खुद वर्किंग बाउंड्री में आई वाज वन ऑफ द कमांडर्स, चिनाब रेंजर्स को मैं था। तो मुझे पता है कि वी हैव टू इंटरेक्ट विद द अपोजिंग कमांडर्स के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, बातचीज होती है। तो चीज़ें ग्राउंड लेवल पे भी तो चीज़ें सेटल होती ब्रिगेडियर है साहब, अगर डीजीएमओस की मीटिंग के बाद हालात नॉर्मल होते हैं, सीज़ फायर हो जाते हैं, तो आप समझते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान हालात भी नॉर्मल हो जाएंगे? जिस तरह से जो पाकिस्तानी ख़वातीन वहाँ पर शादी होकर गई थी, हमने देखा कि जब ये मामला हुआ पहलगाम वाक़या हुआ तो उसके फ़ौरन बाद उन ख़वातीन को भी वहाँ से निकल जाने के अहकाम जारी कर दिए गए। बॉर्डर से जो लोग इलाज करवाने पाकिस्तान से भारत गए थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया। गो के अस्पताल वाले उनका इलाज करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस तरह की जो सरगर्मियाँ की गई भारत की जानिब से, समझते हैं कि उन लोगों को वापस ले लिया जाएगा और हालात जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे? जी हाँ, देखिए बिल्कुल। तो पहले जिस तरह हमने कहा, जो इमीडिएट कंसर्न वाला है सीज फायर की बात है, न्यू नॉर्मल वाला कंसेप्ट खत्म हुआ कि इंडिया को भाई बताना है कि भाई आइंदा से ये पंगे नहीं चलेंगे। और इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी की है, और कश्मीर की बातचीत का स्टार्ट होना। जब स्ट्रक्चर हम डायलॉग की बात करते हैं तो ये तमाम चीजें आएंगी, जिसके फैमिली से मियाँ उधर रह गया, फैमिली यहाँ पे आ गई है, या और दूसरे मसले हैं जिनका ट्रीटमेंट हो रही, ये सारी चीजें एड्रेस होंगी। और मेरे ख्याल में एक राउंड तो नहीं होगा, देयर विल बी सेवरल राउंड्स जिसमें तमाम चीजें एड्रेस होंगी। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा ब्रिगेडियर साहब के जिस तरह से अमेरिका के मुख्तलिफ अदवार में मौक़िफ़ बदलते रहे हैं, लेकिन फाइनली डोनाल्ड ट्रंप को जिस चीज़ की ख्वाहिश होती है कि उन्हें क्रेडिट दिया जाए और वो बताएं कि जी मैं दुनिया के अंदर अमन का पैगंबर हूँ और ये जो एक तस्फिया मैंने तलब मामला था उसे भी हल करा लिया है। आपको लगता है कि ये दूरस होगा, इसके असरात रहेंगे? और जिस अंदाज में भारत ने जाके फिर तरला किया है अमेरिका का कि जी इसको सीज़ फायर को यकीनी बनाइए, आपको लगता है कि रिलाय किया जा सकता है कि अमेरिका अब इसको देरपा बनाने के लिए भी किरदार अदा करेगा, भारत को दबाव में लाएगा? नहीं जी, बिल्कुल होगा। अभी ये देखें कि हमने जितना इसमें के पूरे इवेंट में किरदार अदा किया, हमने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया। हमने कंडम किया, हमने कहा भाई एविडेंस लाओ, इंक्वायरी करवाओ, हम फैसिलिटेट करने को तैयार हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स आए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी आपने यही बात की। अच्छा, वहां पे आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज दिलवाई कि जी अगर बॉर्डर वाला मसला होता है, दिस विल बी एक्ट ऑफ वार है। इंटरनेशनल कम्युनिटी आपका नैरेटिव बाय किया, यू आर नॉट द एग्रेसर। इंडिया ने वायलेट किया, हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया भाई इन्होंने ये किया, अब हमारा जवाब बनता है, आर्टिकल 51 के तहत हम जवाब इस पे देंगे। तो ये चीजें थी, आपने तरतीब से गए हैं। जब आपने अपना जवाब दिया, और जवाब दिया दबंग तरीके से दिया, और भी यू और हिट भी हार्ड वाली हमने जो कंसेप्ट था वो किया। और जी। उसके बाद जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपसे कहा तो हमने फिर बात मान ली। तो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट को भी हमने एक्ट किया, और इंटरनेशनल नॉर्म्स और ऑर्डर्स के अंदर हम रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट भी बन के आया है।
और बिल्कुल ठीक। आइंदा देखें कि कोई वायलेशन होती है। आजकल के दौर में आप चीजें छुपा नहीं सकते, डिजिटल दौर है, तो वो चीजें पता चल जाती हैं। तो मेरे ख्याल में रियलाइजेशन होनी चाहिए पाकिस्तान और इंडिया ठीक। दोनों में, कि हमें मिल के अपने इश्यूज को एड्रेस करें, और दुरुस्त। पाकिस्तान और इंडिया में लोगों की तामीर और तरक्की के लिए हमें भी सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तज्जियाकार। और अब इन मामलात को मिल बैठ कर दोनों ममालिक को हल करना होगा, अदरवाइज़ इस तरह से कशीदगी बढ़ती रहेगी और मामलात जो है वो किसी सूरत भी हल होने का नाम नहीं लेंगे। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, दीगर अहम इशूज़ अभी भी बाकी हैं, उन पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। पूरे पाकिस्तान में यौम तशक्कुर मनाया गुज़श्ता रोज़। जिस तरह से भंगड़े डाले गए, मिठाइयाँ तकसीम की गई, मनाजिर आपने देखे, और जिस तरह से पाकिस्तान में वो 3-4 चीज़ें थी जिस पर भारत बड़ा इतरा रहा था। एक तो राफेल तैयारे जो कि फ्रांस से उन्होंने लिए, फिर रशियन टेक्नोलॉजी डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम उनका S-400 सबसे जदीद दुनिया का, और है भी सही, ऐसा इसमें कोई शक नहीं है कि वो ना हो। और तीसरी चीज़ थी इसराइल के भेजे हुए जो ड्रोन्स थे, वो इस पर बड़ा इन्हिसार कर रहे थे, बड़ा इतरा रहे थे कि जी हम इसके ज़रिए पाकिस्तान को रिस्पॉन्स नहीं देने देंगे, पाकिस्तान को ज़ेर कर लेंगे। लेकिन तीनों को जलील करवा दिया है, फ्रांस को भी, इजराइल को भी और रशिया को भी। और उम्मीद करते हैं, और खुद तो हुए ही हैं, अब ये तीनों ममालिक जो है वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमें हमारे स्टॉक जो है वो गिर गए हैं, हमें किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के हाथों जलील करवाया है। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, दिफाई तज्जियाकार। वेलकम टू शो कहेंगे कर्नल साहब आपको भी। कर्नल साहब, जिस तरह से जुनैद भी बात कर रहे हैं कि यकीनी तौर पर उनका दिफाई निज़ाम बहुत ही जदीद तरीन है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उनका, उसका मुकाबला करना यकीनी तौर पर मुश्किल काम था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने निस्तो नाबूद कर दिया उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी, और साथ आइंदा कोई असलाफ देगा इनके साथ, अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग यकीनी बनाएगा जो इन्होंने हाल कर दिया उन तीनों ममालिक का, चारों ममालिक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देखें ना कि पिछले 12 सालों के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को इस वेस्टर्न वर्ल्ड ने और फिर अमेरिका ने इस्तेमाल किया। एक तो 140-50 करोड़ आबादी की मंडी थी जो कि एक्चुअली वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका को अवेलेबल थी। अच्छा, उसी के साथ उन्होंने ना इस मोदी की पर्सनालिटी को वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऐसे ब्लो अप करना शुरू किया कि भाई मतलब नरेंद्र मोदी का तो कोई मद्दे मुकाबल नहीं है, और ही इज़ द वन हु इज़ द रियल स्टेट्समैन, ही इज़ चेंजिंग द इंडिया, सारा जो कुछ भी है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं ना कि एक आर्टिफिशियली मोदी को इस कदर पंप कर दिया कि उसने समझा कि मेरे मुकाबले में तो एक्चुअली व्हाट टू टॉक ऑफ इस रीजन की अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में एक्चुअली मेरे मुकाबले तो लीडरशिप है कोई नहीं है। और उसी सिलसिले के अंदर फिर आप देखें उन्होंने अपना ना सिर्फ ये कि तजारती सामान तो बेचा ही बेचा, उनको मंडी के तौर पर इस्तेमाल किया, और क्योंकि उनको ये जोन भी दे दिया कि उनके मुकाबले के अंदर तो इस रीजन में है ही कोई नहीं, दे आर द रियल सुपर पावर। अच्छा, इसी तरीके से जब इनके अंदर ये सारी बातें गई तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो व्हाट टू टॉक ऑफ पाकिस्तान, वी आर केपेबल ऑफ फाइटिंग ऑन 2 फ्रंट वॉर, चाइना के साथ भी और फिर पाकिस्तान के साथ भी। और वहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जिस कहते हैं ना एक इल्यूजन के अंदर ये एक लिहाज से आ गए। फिर उस पे हुआ ये कि एक वेस्टर्न वर्ल्ड इनको पंप कर रही थी, इनके अपने अंदर वो सारे, छोटा आदमी होता है ना, छोटा आदमी जब बड़ी कुर्सी पे बैठता है उसको बिलीव नहीं आता कि आई कैन डू ऑल दिस, और लेकिन कर्नल साहब, जिस तरह से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है वो कामयाबी से जीत लिया है, मतलब फतह से हम कनार हुए हैं, और उसके अंदर जो बताया जा रहा है कि JF-17 थंडर हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसके ज़रिए तबाह बर्बाद किया गया इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है। समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कैपेबल था, पाकिस्तान को सिर्फ अंडर एस्टिमेट किया गया भारत की जानिब से कि उनका इतना जदीद एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ नहीं किया जा सकता, या उसका मुकाबला करने की सकत पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के तो देसी साख्ता जहाज या मिसाइल वो भी कम नहीं है किसी से। देखिए, उसमें ये देखने की बात है कि आप इस दुनिया के अंदर इस वक्त आपने देखा, और इवन पाकिस्तान की भी अगर आप बात करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान को लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू किया था कि भाई ये तो बोझ है, बेसिकली दे आर द फेल्ड स्टेट, ये सारा कुछ है। बट मैं ये समझता हूँ कि आपकी हुकूमत, इवन आपके आर्म्ड फोर्सेस ने, दे रिमेंड फोकस कि अपने आप को एक्चुअली इक्विप कैसे करना है, चाहे वो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है। और वो जो चेंजिंग आई वुड से कि जो आ रही थी तब्दीलियाँ जो कि ओके वारफेयर की रिक्वायरमेंट है,
आपने बिल्कुल अपने आप को उसके अंदर फिट इन रखा, अपनी चीज़ें एक्वायर करते गए विद इन द लीस्ट बजट की बात अगर हम करते हैं तो। अब अगली चीज़ आती है वॉर के अंदर। वॉर के अंदर फिर होता ये है कि आपने ये देखना होता है कि इनिशिएटिव आप किस तरीके से लेते हैं, बोल्डनेस क्या है, स्विफ्टनेस क्या है उसके अंदर, फिर आपकी कमिटमेंट क्या है, फिर ओके आपके लोग ट्रेन कैसे हैं, आपने किस तरह की एक्सरसाइजेज एक लिहाज से की हुई हैं। तो दिस वाज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन जो कि पाकिस्तान की तरफ था, इंडिया की तरफ लैक करता था। ऐसी कोई चीज़ नहीं मैं ये कहूँ कि नहीं उनके पास इक्विपमेंट नहीं था या ऐसा वो कुछ नहीं कर सकते थे। यस दे वर क्वाइट केपेबल, बट द जी प्रॉब्लम इज कि उनका एक जो सही एक नैरेटिव, एक सच्चा नैरेटिव जो होता है, एक जो कमिटमेंट होती है, एक दैट वाज मिसिंग। उनकी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी ये चीज़ बिल्कुल जो है सही। वो प्रिवेल कर रही थी कि ये तो हमें एक लिहाज से नरेंद्र मोदी है उसकी हुकूमत जो है मरवा रही है। सिखों का भी आपने सारा सिचुएशन देखा। बिल्कुल अच्छा, देन अगेन देखें ना इनके पास रफाल आया तो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ऐसा लगता है कि इंडिया ने उसकी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी कि भाई लोग रफाल आ गया ना तो प्रॉब्लम कोई नहीं। ये इसका मतलब ये हो गया कि रफाल के अंदर पायलट बैठेगा और जिस तरह आप बॉलीवुड की या हॉलीवुड की लेकिन मूवी देखिए, एक अनफॉर्चुनेटली जहाज होता है जी तो हाँ, दूसरे ऐसा जहाज हो नहीं को सका। पार कर देगा। अच्छा कर्नल साहब, एक चीज़ ये कि अमेरिका का जो किरदार अगर देखा जाए, जेडी वेंस ने जो किया उसको साइड पर अगर रखा जाए, अमेरिकी जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक गैर रिवायती सियासतदान है। ये वो बारहा इस चीज़ को साबित करते हैं और उन्हें बड़ा शौक़ है कि उनको ये क्रेडिट दिया जाए कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, वो जंगों को ख़त्म करने वाले हैं, वो के पैगंबर हैं, उनके सफ़ीर हैं। तो ये कितना ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। एक तो उन्होंने ये क्रेडिट लिया कि सीज़ फायर उन्होंने करवा दिया, फौरी तौर पर उन्होंने ट्वीट कर दिया जिस पे बड़ी तनकीद भी हो रही है भारत में। लेकिन एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ वो ये हुई है कि वो कश्मीर के मामले को हल करने के लिए, मसालत का किरदार अदा करने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये इन्होंने एक तो ये कंफर्म कर दिया कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो 370 का आर्टिकल ख़त्म करने के बाद भी बुनियादी हैसियत उसकी ख़त्म नहीं कर सका भारत। एक तो ये कंफर्म हो गया। दूसरा, पाकिस्तान के पास एक मौका आ गया कि अमेरिका जिसमें किरदार अदा कर सकता है और दोबारा से इस इशू को रिजॉल्व करवाने में हेल्प आउट कर सकता है। तो ये कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप? देखिए अपॉर्चुनिटी इससे पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन नेचुरली जो इंडिया का स्टांस आप देखते हैं ओवरऑल, और जो उन्होंने इवन 370 आर्टिकल और इसको उन्होंने एब्रोगेट एक लिहाज से कर दिया और उन्होंने कश्मीर को अपना हिस्सा एक लिहाज से बना लिया। तो ये तो आप कह सकते हैं कि जब आप नेगोशिएशन की टेबल के ऊपर बैठेंगे तो देन सिचुएशन एक लिहाज से सामने आएगी। फिर देखें ना, एक और चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है, ये नहीं चंद हफ्ते पहले की बात है, ये 22 अप्रैल के बाद की अगर आप देखते हैं या इसके बाद जब आपके सिलसिले शुरू हुए, मतलब लफ्जी बातचीत या इंडिया जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा था, तो अमेरिका का स्टांस तो आपने देखा। आप उसको सरफे नज़र नहीं कर सकते, जो कि जेडी वैंस ने भी एक लिहाज से एक नहीं 2-3 दफ़ा ये बात कही है कि इट इज़ वी गॉट नो कंसर्न, अमेरिका हैज़ नो कंसर्न विद दिस, इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर अगर आपको याद हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी जिस तरह की स्टेटमेंट दी थी कि बोथ कंट्रीज दे आर आवर फ्रेंड्स, हमें किसी तरह प्रॉब्लम नहीं, ये अपने मसाइल को खुद ही एक लिहाज से हल कर लेंगे। अब हमें वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपेंड कि वो जो 4 पौने 4 घंटे की जिस तरह की आपने एक मिसाइलों की और फिर JF-17 ने और आपकी जो एयरफोर्स है जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के ऊपर हमलावर हुए और मिसाइल्स की जो बारिश आपने एक लिहाज से होती देखी, और इंडिया के तूल अर्ज के अंदर उन्होंने जिस तरह टारगेट को रजिस्टर किया था और फिर टारगेट्स को उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हिट करना शुरू किया, तो डोंट यू थिंक कि मतलब, और इमीडिएटली अभी देखें ना इंडिया कहता है कि नहीं पाकिस्तान जो है दे वेंट बेसिकली फॉर द सीज फायर, भाई हमें किसी तरह की रिक्वायरमेंट कोई नहीं, वी वर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। एंड माइंड यू, जिस तरह कल DGSP आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि आपने इस वक्त जो वेपनरी जिस तरह की चीजें इस्तेमाल की हैं वो तो बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा है। देयर आर नॉट मेनी थिंग्स व्हिच आर लाइंग पेंडिंग, जो कि अभी तक तो उनको इस्तेमाल करने के लिहाज से नौबत ही नहीं आई थी। तो एक तो हमें मेरा ख्याल है सारे कज़िये के अंदर वी शुड बी वेरी क्लियर, पाकिस्तान के साथ अगर किसी ने साथ दिया तो इट वाज चाइना, फिर आप तुर्की की बात करते हैं, UAE को ले लें, सऊदीया को ले लें, एक आध और मुल्क आज़रबाईजान की बात करें, आज़रबाईजान ने बड़ा स्टैंड लिया पाकिस्तान के लिए। जी लेकिन बात वही होती है कि किसी के साथ स्टैंड तभी को लेता है कि जब वो घोड़ा जीत रहा होता है। ये हमें याद रखना चाहिए। इस दुनिया के अंदर इफ वी हैव टू लिव इट हैज टू बी
जिसको कहते हैं लाइफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की एक लिहाज से होती है, जिंदा वही लेकिन रहता है, कन्ना वही साहब, इसमें कौम या अमेरिका मुल्क का क्या रहता है। किरदार समझते हैं? अमेरिका वाकई पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तानी मौक़िफ़ के साथ खड़ा है, और जैसा कश्मीर का मामला उठाने की बात की जा रही है, और वो मामला न सिर्फ उठाने की बल्कि सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश की जा रही है, इसके अंदर अमेरिका को कहाँ पर देखते हैं आप? डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई वो पाकिस्तान के साथ हैं, या फिर वो जंग के 4-5 घंटे के बाद जब बीच में उतरे हैं तो भारत के कहने पर यकीनी तौर पर वो उतरे हैं, पाकिस्तान उनके पास नहीं गया कि आप आएँ और सालसी करवाएं, आप आएँ और सीज़ फायर करवाएं? यकीनी तौर पर भारत गया उनके पास, तो आप समझते नहीं हैं कि अभी भी अमेरिका भारत के साथ खड़ा है? बिल्कुल, देखिए, एक मैं आपसे करूं कि अमेरिका पे तो आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज उनके अपने मफादात होते हैं। पाकिस्तान की भी अगर आप ये एग्जांपल लें, जब 65 की जंग हुई इंडिया के साथ, तो सबसे पहला काम अमेरिका ने किया था कि उसने हर तरह की असलहे की तरसील या जो स्पेयर्स है वो सारे बंद कर दिए थे। एंड व्हाट हैपेंड इन 1971, एवरीबडी नोज अबाउट इट। जहाँ ज़रूरत पड़ी अमेरिका को, वो पाकिस्तान के साथ चला, जहाँ ज़रूरत ख़त्म हुई उसने पाकिस्तान को साइड पे कर दिया। ये तो हिस्ट्री है। अयूब खान चले अमेरिका के साथ, और जब तसल्ली के साथ आप उनको पता चला कि ये इस तरह नहीं है, तो उन्होंने कहा जी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, वो उन्होंने बुक उठा के लिख दी। तो अमेरिका का पूरी दुनिया के अंदर अगर ओवरऑल आप एक नक्शा खींचें, वो उसका एटीट्यूड, उसकी स्टेट का, उन्होंने किस तरह मुल्कों को इस्तेमाल किया, जिस तरह मुल्कों के अंदर तबाही और बर्बादी लेकर आए, तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका के ऊपर फुल्ली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और ना हमें करने की ज़रूरत है। हाँ, एक ये चीज़ ज़रूर है कि अगर हमें ये चांस मिलता है कि जिसके अंदर अमेरिका आता है, वो बिल्कुल सालसी के तौर पे आता है, एंड ही सेज कि जी हाँ, हम करते हैं, आपके साथ चलते हैं, और इंडिया पाकिस्तान को एक निगोशिएशन की टेबल पे बिठा के सारे कज़िए जो हैं वो हम उनके हल कराते हैं, चाहे वो कश्मीर का है, इंडस वाटर ट्रीटी का है, टेररिज्म का है, बॉर्डर्स का है, कश्मीर का है। येस, वी शुड, बट एट द सेम टाइम हमें किसी सूरत के अंदर भी ये गफलत नहीं करनी कि नहीं हम उनके एक लिहाज से बातों के अंदर आ जाए, और जितना हमने इसको कोई हाईलाइट ऐसी कर सकते मार हैं को वो करना चाहिए। अच्छा करना जी, बिल्कुल। साहब, ये जो टारगेट्स एक तो हमारे थे, यकीनी तौर पे हमें उस पर काम करना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने जिस गलत फहमी में या जिन वजूहात की बिना पे ये मुद्दा खोला, पहलगाम का ड्रामा रचाया, अपने लोगों को बली का बकरा बनाया, फिर पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, उसमें 2-3 वजूहात बज़ाहिर दिखाई दे रही हैं। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी के दर पे थे, बहाना बनाया, उसको मुअत्तल कर दिया। आपको लगता है कि इसको देरपा वो मुअत्तल रख पाएंगे? दूसरा, बिहार के, यूपी के दीगर जो स्टेट्स के उनके इलेक्शंस थे, उसके अंदर कामयाबी हासिल करना, आपको लगता है कि कामयाब होना तो अब दूर की बात, शायद वो अपना टेन्योर भी मुकम्मल ना कर पाएँ? ये जो हैपनिंग हुई है, जितनी सुबकी उन्हें उठाना पड़ी है इसके बाद। देखिए ना, एक इससे पहले अगर पहलगाम वाक़े से पहले की बात करें, और इवन ये जो 4-5 दिन का ये जिस तरह का सिलसिला इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अब इट वाज अ वॉर बेसिकली। तो अगर तो कोई, जिसको कहते हैं ना, कोई स्टेट्समैन होता है, कोई एक लीडरशिप होती है, तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी को तो बहुत पहले ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और वो इस्तीफ़ा कौन देता है? जिसके अंदर कोई एक सेल्फ रिस्पेक्ट का मादा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये तो मोदी के अंदर वो परसिस्ट करता नहीं है। सो दैट मीन ही विल कीप ऑन क्लिंजिंग। ये सारी जो इंडिया की एक लिहाज से पावर है, ये हुकूमत में रहने की कोशिश करेगा। बट आई वुड सिंपली से कि इस वक्त इंडिया के अंदर चीज़ें बड़ी तब्दील हो गई हैं। मतलब जिस तरीके से इंडियन पब्लिक जो है वो एक लिहाज से उनके सेंटिमेंट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। लेकिन कन्ना साहब, भारत के अंदर तो बहुत पहले से हम देख रहे हैं कि आवाज़ें उठ रही थी मोदी सरकार के अगेंस्ट, और अक़लियतें बहुत तंग थीं। जो भारत की अपनी कुछ निचली ज़ातें हैं वो बहुत तंग थीं मोदी सरकार से, और जिस तरह से वो आरएसएस के नज़रिए के मुताबिक और हिंदुत्व नज़रिए को लेकर चल रहे थे, तंग तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत भारत के अंदर लोग मौजूद हैं उनसे जो तंग हैं, और आवाज़ें भी उठ रही हैं, अपोजिशन भी आवाज़ उठा रही है। लेकिन अब समझते हैं कि वो आवाज़ें उठने देगी मोदी सरकार और आरएसएस? आपको नहीं समझता कि ये, आप समझते कि ये एक गुंडों की हुकूमत है? जिस तरह आप भी कह रहे थे कि नज़र नहीं आता कि कोई लीडरशिप है, ये गुंडों की हुकूमत है। इस वक्त मोदी हुकूमत जो है वो कर रहे हैं, वो गुंडों के सर पर कर रहे हैं। देखिए, एक मैं आपसे कहूँ, अगर आप ये पहलगाम वाक़े से पहले की बात करें, तो पूरी दुनिया के अंदर भी, इवन विद इन इंडिया, ये यस आवाज़ें तो उठती थीं, लेकिन नेचुरली वो इतनी तमाना आवाज़ें नहीं होती थीं। और यही होता था कि जी नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है, इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग, और उसका इतना होल्ड है कि ही इज़ अनटचेबल मे बी फॉर अनदर 5 ईयर्स की बात करें। हुआ क्या कि जब फिर पाकिस्तान उसने छेड़ा, हम पे वो हमला आवर हुआ,
और हमने जिस तरह उसको जवाब दे के पूरी दुनिया के अंदर उसका मुंह काला किया, नरेंद्र मोदी का, इंडियन गवर्नमेंट का, उनकी आर्म्ड फोर्सेस का, और फिर उनका वो झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने लेकर आया, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो अब क्योंकि उसको हजीमत उठानी पड़ी। देखे ना, अगर एक दिन के अंदर जिस तरह आपने डैमेज किया, इट इज़ मोर देन 85 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो डू यू थिंक कि आरएसएस, बीजेपी जो है, या नरेंद्र मोदी अपनी जेब से वो 85 अरब डॉलर का नुकसान पूरा करेगा? नेचुरली वो इंडियन अवाम की जेब में से निकालेगा। तो यू कैन मेक आउट कि एक ये फीलिंग्स भी हैं वो इंडियन लोगों के अंदर आ रही हैं कि भाई दिस इज अ वार मॉन्गरिंग पार्टी, बीजेपी और आरएसएस। इनका नजरिया एक लिहाज से देखते हैं। अब इस नजरिए के साथ मेरा ख्याल है वो ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ इंडिया नहीं एक लिहाज से आगे चल सकता। इवन कांग्रेस की बात करते हैं, दो मैं ये भी कहता हूँ कि कांग्रेस को ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ बड़ा हाथ मिला के एक लिहाज से चलेंगे। दे टू विल रिमेन इंडियंस, एंड एक लिहाज से इंडियन पॉलिटिकल पार्टी और हिंदुओं की पार्टी एक लिहाज से है। बिल्कुल सही। बट हाँ, अगर इन दोनों को इन कंपैरिजन जाए तो ये तो बहुत ही इन्होंने हर हद को क्रॉस किया हुआ है ना। मतलब जिस देखे ना, मजहब के नाम पे जुनूनियत को कह लें, हिंदुत्व की बात करें, आरएसएस का नजरिया एक लिहाज से क्या है। और याद है ये आज पूरा 100 साल हो चुका है कि आरएसएस एक लिहाज से तशकील पाई है। एंड जी। व्हाट वाज, किस बेस के ऊपर? नेचुरली मजहब के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, गिरवी रंग के ऊपर, कि जी पूरा इंडिया जितना भी है उसको नेचुरली फिर महमेज दिया कि बिल्कुल सही। बीजेपी ने, कि जी पूरा इंडिया जो है वो हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करे, उनको एक लिहाज से साथ चले। बट आई थिंक ये सारी चीजें अब ज्यादा साथ चलने वाली नहीं है। अच्छा, नरेंद्र एक और मोदी जो को बेइंतहा कर्नल साहब, एक और जो गलत जी, फहमी जी। थी कि वो इस खत्ते का ठेकेदार बन के या चौधराहट अपनी कायम कर पाएगा, वो तो बुरी तरह से नाकाम हुआ ही। साथ में उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि वो एक न्यू नॉर्मल बना लें पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी को, जिस तरह से वो फरवरी 2019 के अंदर उन्होंने वाक़या किया था पठानकोट के बालाकोट के अंदर स्ट्राइक करके। तो वो शायद समझ रहे थे कि अब इसको एक रूटीन बना लेंगे और जब भी उन्हें कोई पॉलिटिकल माइलेज चाहिए होगी, कोई फ़ायदा चाहिए होगा, और हर बार की तरह जिस तरह वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करके उसका एज लेते हैं, इस बार भी वो कर पाएंगे। तो ये गलत फहमी तो बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने भारत की दूर कर दी। या आपको लगता है कि ये गलत फहमी अभी बरकरार है? नहीं, मेरा ख्याल है कि अब चीज़ें जैसे कहते हैं ना, नॉर्मली के पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी जो है वो बह चुका है। दिस एग्जैक्टली हैज हैपेंड अब इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के बीच में। वो नॉर्मली उन्होंने दे यूज्ड टू टेक, याद है आपको इनका जो वजीर खारजा है जी। उसने कहा जी कि वी आर नॉट कंसर्न अबाउट पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान के बारे में तो बात करना फजूल है, वो हमारे जी। मुकाबले के एक लिहाज से नहीं है। और इसी तरह की चीज़ें जो है वो नरेंद्र मोदी भी इवन हमारे फौज के बारे में ये बात किया करता था। तो नॉर्मली यही होता है कि जब आप गुरूर के अंदर, नखवत, तकब्बुर के अंदर चले जाते हैं तो सर्टली इसी तरह की चीज़ें एक लिहाज से आपको फेस करनी पड़ती हैं। फिर एक ये चीज़ भी मैं आपसे बताऊं, हमारे एंड के ऊपर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो पिछली हुकूमतें भी गुजरी हैं उनका भी बड़ा माजरत खाना, बड़ा अपोलोजेटिक एक लिहाज से रवैया रहा है। ठीक है भाई, वो आपसे क्रिकेट तक नहीं खेलना चाहता और आप मरे जा रहे थे पिछली हुकूमतें के, नहीं नहीं हमारे साथ आप क्रिकेट खेल ले भाई, टू हेल्प विद देम, जी। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट क्रिकेट। आप कोई एक मुल्क होता है, उसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसका अपना एक स्ट्रेंथ होती है, एक सेल्फ मोटिवेशन होती है, आप उसके ऊपर एक लिहाज से मुल्क को लेके चले। और मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी भी जो मौजूदा हुकूमत है, उनके जितने भी सियासी अकाबरीन हैं, उनका अब नैरेटिव शुड बी टोटली चेंज्ड, उनकी टोन शुड बी टोटली चेंज्ड। और मैं समझता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी अब मिली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कर्नल साहब। और जिस तरह से दहशतगर्दी का भी हमें सामना करना पड़ा, वो कुलभूषण याद है, वो हमारे पास ऐसे ठोस सबूत मौजूद है भारत के अगेंस्ट कि हमें अगर इस्तेमाल किया जाता उनको, तो पाकिस्तान जो है उसका नैरेटिव बड़ा मजबूत होता, उसका बयानिया बड़ा मजबूत होता और वो भारत को कॉर्नर कर सकता था, भारत को अक़वाम आलम के सामने दहशतगर्द मुल्क जो है वो साबित कर सकता था। वो ना सिर्फ हम देख लें, अगर जाफर एक्सप्रेस का मामला हो, कुलभूषण यादव हो, या अभिनंदन का वाक़या हो, इस तरह के दीगर वाक़े, और पहलगाम जो है अभी इसके अंदर अगर भारत खुलकर सामने आया है और भारत बेनकाब हुआ है, तो हमारे पास तो बहुत सारे मौके थे। जिस तरह से आपने कहा कि पहली हुकूमतों का भी यही वतीरा रहा है कि माजरत ख्वाहाना रवैया रहा है, जिसकी वजह से वो अपने आप को उस तरह से स्ट्रांगली दुनिया के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, बता नहीं पाए हैं कि भारत क्या कर रहा है। अब मौका है और दस्तूर भी है और यकीनी तौर पर अब हमारी गवर्नमेंट भी समझ गई है कि भारत के साथ किसी किस्म की जो है वो एक सालसी की पॉलिसी नहीं हो सकती है। भारत को बेनकाब करना ही पाकिस्तान की एक जीत होगी, वो सफारती सतह पर भी और वैसे भी। समझते हैं अब जो है वो पाकिस्तान कर पाएगा? देखिए, मैं एक चीज़ आपसे अर्ज करूँ, नॉर्मली जब किसी मुल्क के अंदर जंग होती है तो सबसे पहले उसके सरमायाकार भाग जाते हैं। पहले तो मैं आपसे अर्ज करूँ,
अब इंडिया के अंदर जैसे होता था ना कि नहीं पूरी दुनिया आ रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नो एवरीबडी हैज कम टू नो अबाउट इंडिया के उनका सरमाया, उनकी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर महफूज नहीं है। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान ने ये प्रूव किया है कि हम एक रिलायबल मुल्क हैं, हम हमारी एक दफाई कुव्वत है, और हमारे यहाँ अगर कोई आता है तो हम उसको सिक्योर कर सकते हैं, उसको सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। एक पहली बात तो ये सामने आती है। अब आप अगर गौर करें कि इवन बहुत सारे ममालिक ऐसे थे, इवन इस्लामी मुल्कों की भी बात करें, वो ऐसा लिखता था कि उन्होंने भी पाकिस्तान को ना एक अच्छे और कमज़ोर बच्चे की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया कि नहीं भाई इज़ अ गुड बॉय, बस इसके साथ थोड़ी सी केयर करो, बाकी इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। And हमेशा याद रखिएगा, जो अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करता है उसको सारी दुनिया जो है ना उससे मार ही पड़ती है। नो एनफ इज़ एनफ, नो फॉरगेट अबाउट दी अच्छा बच्चा। आप अपने मुल्क के अंदर बड़ा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। आप इन्वेस्टर्स को एक लिहाज से लेकर आएं, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। और मैं आपको बताऊं, एक बड़ा क्लियर एंड डिफरेंट मैसेज हैज़ गॉन इवन टू दी इस्लामिक वर्ल्ड की बात करते हैं, फॉरगेट अबाउट दी वेस्ट एंड अमेरिका की बात करते हैं, दे कैन नेवर बी पाकिस्तान फ्रेंड्स। आप उनसे बराबरी की बुनियाद पर चलें। अब बिल्कुल याद करें कि हर इस्लामी मुल्क के अंदर जो कुछ इतनी सारा कुछ हो रहा था तो मुसलमानों को तो शिकस्त हो रही थी। ये आप कह सकते हैं ये ठंडी हवा का झोंका पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के बिल्कुल अंदर सही कह रहे हैं, ठंडी हवा का चाहते हैं। झोंका है और पाकिस्तान को इसको भरपूर तरीके से यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तानी कौम का मोराल इस वक्त हाई है, इस मोमेंटम को बने रहने देना है। मेजर रिटायर्ड मेसम रजा साहब दिफाई तजियाकार हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर साहब आपको वेलकम कहेंगे। जिस अंदाज में यकीनी तौर पर तमाम ही इसमें जो फैक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारी हुकूमत हो, हमारी अफवाज हो या हमारा मीडिया हो, हमारी आवाम हो, सबको 100 में से 100 नंबर अगर कहा जाए मिलते हैं तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से ISPR ने पहले दिन से ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया, फैक्ट्स जो थे एज इट इज़ आवाम तक पहुंचाए, ना सिर्फ आवाम तक पहुंचाए बल्कि पूरी दुनिया के सामने रखे। ये जो क्लैरिटी थी, ये जो शफाफियत थी और जिस अंदाज में इस ऑपरेशन को परसू किया गया, ये इसकी मिसाल नहीं मिलती माजी में। क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच जी। आपने मुझे आज इस काबिल समझा एक दफ़ा फिर। मैं जो कुछ भी आपने जब सवाल कर रहे थे ना, तो मुझे 2 साल पहले DG ISPR साहब के साथ मेरी एक मुलाकात थी, तो मैं यही पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में को बात कर रहा था और सारी पॉलिसीज। तो मुझे आज उनकी मैं आपके चैनल के तवसत से पहली दफ़ा ये बात कोट कर रहा हूँ। जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल 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 मेरे साहब। तो मैं आपके चैनल के तवसत से ये पहली बात उनकी कोट कर रहा हूँ 2 साल पहले, कि उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद जो भी होगा वो सच के ऊपर मबनी होगा और झूठ अब कुछ नहीं आएगा, क्योंकि झूठ की जिंदगी बहुत मुख्तसर होती है और उसके डैमेजेस जो है बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं। और यही आज हम दुश्मन की सफ़ों में देख रहे हैं। उन्होंने अपने जो भी बयानिए बनाए वो झूठ की बुनियाद पे, चाहे वो पुलवामा ले लें, चाहे वो पहलगाम ले लें, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस ले लें, चाहे वो 99 का जो इंडियन एयरलाइन का जहाज अगवा करके वो लेके गए थे काबुल में, चाहे वो उनके मंदिर पे आप ले लें, चाहे बाबरी मस्जिद ले लें, तो पूरे का पूरा बयानिया जो है उनका हमेशा झूठ के ऊपर मबनी रहा है। और झूठ का एंड जो उस दिन हमने क्लाइमेक्स देखा, उनके मीडिया के भी झूठ का, उनकी फौज के भी झूठ का, उनकी गवर्नमेंट के भी, उनके हिंदुआता माइंडसेट के झूठ का, वो उस दिन जो था 10 की सुबह को जो सूरज तुलू हुआ, उस दिन उनके झूठ के बयानिए का गरब था, वो एहतराम था। वो एक गरूर का जो सर है वो उस तरह नीचे गिरा जिस तरह मुजीबुर रहमान के पुतले गिरे बांग्लादेश के अंदर जब सच सामने आया बंगालियों के ऊपर। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि जिन्होंने एक सच का दामन किसी स्टेज पे नहीं छोड़ा। अगर जब भी हमला झूठ के ऊपर हुआ, उन्होंने मुकाबला सच के साथ, सब्र के साथ
और तहम्मुल के साथ किया है। मेजर साहब, हमने तो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन और बड़ी ट्रेन फोर्सेस हमारी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जब वो मैदान में उतरी तो उन्होंने बता दिया, वो हमारी फ़ज़ाइया थी, हमारी बड़ी बहरी अफवाज थी, उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान की तरफ उठने वाली आंख को वो नोच लेंगे और किस तरह से वो जवाब देंगे। लेकिन अगर हम देखें भारत को, तो भारत भी यकीनी तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस था हर तरह से और कैपेबल था पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के मुकाबले में जब भारत को आते हुए देखते हैं तो लगता यूं है कि वो बॉलीवुड की फिल्मों से इतना मुतासिर थे, वो सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर ही जीत सकते हैं। हम देखते हैं उनकी फिल्में कि किस तरह से भारतीय जहाज़ आते हैं, उनके अक्षय कुमार, कभी शाहरुख खान आते हैं पाकिस्तान के अंदर, तमाम जो एनिमेशन, तमाम अड्डे हैं हमारे वो तबाह करते हैं और फिर वो वापस जाते हैं, जिस तरह से वो जंग जीतते हैं। लगता ये था कि वो बॉलीवुड वाली फिल्मों की तरह ही जंग जीतना चाहते हैं कि बस वो एयरक्राफ्ट के अंदर बैठेंगे, राफेल के अंदर बैठेंगे और राफेल जाके पाकिस्तान को तबाह कराएगा। उनकी गलतफहमी किस हद तक समझते दूर हो गई है? ये बिल्कुल बहुत अच्छी आपने मिसाल इसको बॉलीवुड के पॉइंट ऑफ व्यू से दी। इनकी बिल्कुल उस तरह एक एग्जाम्पल है कि जिस तरह रिंग में आने से पहले एक बॉक्सर उछल कूद और अपनी मदारियां पूरी दिखा रहा होता है, दुनिया को एरोबैटिक्स करके दिखा रहा होता है, और पब्लिक की वो जो ड्रम बीट है वो लेने के लिए वो हर तरह से जोर जोर से मुक्के घुमाता है, और जब आप में एक मुक्का बर्दाश्त नहीं होता वहीं पे लेट जाता है। जब रिंग पे बॉक्सर्स बॉक्स रन करता है तो अपना ही मुक्का इतनी जोर से घुमाता है कि अपने मुंह पे लगता है और खुद ही उससे बेहोश होकर नॉकआउट हो जाता है। यानी कि इस दफा इनको ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि हमारे चलो JF-17 भी टेस्ट हो गए, हमारा J-10 भी टेस्ट हो गया, हमारे रडार सिस्टम भी टेस्ट हो गए। काफी अरसे से हमें इसका खर्चा जो टेस्टिंग रेंज पे करना पड़ता था वो अच्छा हमने रियल टाइम पे टेस्ट कर लिया। हम कुछ भी ना करते, ये अपने ही झूठे बयानिए के अंदर इतने लपेटे जा चुके हुए थे कि अब इनकी जो इस झूठ की मौत थी ये नागुज़ीर हो चुकी थी। अब थोड़ा सा अब हमने आपके सवाल को देखने के लिए हमें इसकी बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है कि ये सारा कुछ इन्होंने किया क्यों। इसके पीछे 4 मकासद थे। एक तो जो भारत के अंदर अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं उनको डराना था, सिखों को डराना था, कश्मीरियों को डराना था कि अब देखो जो तुम लोग जिसके ऊपर इंहिसार करके कश्मीरियों को कि पाकिस्तान जो तुम लोगों को क्लेम कर रहा है या तुम्हारे लिए जो आवाज उठाता है तो आज हम उसका क्या हशर कर रहे हैं, हम ध्वस्त कर रहे हैं उसको। ये वर्ड मोदी साहब ने यूज किया। दूसरा, इन जो पिछले 40 साल से एक इनकी न पूरी होने वाली ख्वाहिश थी कि इस खित्ते का पुलिसमैन बनने की, उसके लिए इन्होंने अपनी मगरबी ताकतों को मरऊब करना था कि अब इस साउथ एशिया के पुलिसमैन हम हैं, इसको मिनी सुपर पावर हम है या सुपर पावर हम। तीसरी, इनका आगे जो इलेक्शन आ रहा था वो उन 2025 वाला जो गुजरात, और वो ये 3-4 इनके अहदाफ थे जो इन्होंने इस सारी एडमिनिस्ट्रेशन में अचीव करने थे। आज हुआ क्या? इस वक्त आज जो अभी 12 बजे DGMO की मीटिंग होने वाली है पाकिस्तान के DGMO और इंडिया में, ये मौत है मोदी के नैरेटिव की। जो बात हम इनको इतने सालों से कह रहे हैं कि जब भी बात होनी है टेबल पे बैठ के बात होती है। आप लोग चाहे क्रिकेट को ले लो, आप चाहे डिप्लोमेसी को ले लो, आप टेक्निकल इश्यूज को ले लो, आप काइनेटिक इश्यूज को ले लो, आप किसी चीज को भी ले लो। लेकिन एक चीज है मेजर साहब जो खतरे वाली वो दिखाई देती है। आज यकीनी तौर पे 12 बजे जो DGMOs का राब्ता होना है उसमें पेशरफ्त का पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान ने तो सीज़ फायर के ऊपर अमल दरामद भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करके शुक्रिया भी अदा किया डोनाल्ड ट्रंप का, और हम एलानिया तौर पे सीज़ फायर के ऊपर अमल दरामद भी कर रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से अभी भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ये जारी है, ये इख्तिताम पजीर नहीं हुआ। तो हमें इससे कितना चौकन्ना रहना है, इस मैसेज का क्या मतलब हो सकता है, और क्या आने वाले दिनों में कोई और मिस एडवेंचर, कोई और शरारत भी हो सकती है इस खिफ़त और इस मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत की तरफ से? क्योंकि जो अहदाफ आप बता रहे हैं वो तो पूरे नहीं हुए बज़ाहिर। नहीं, बिल्कुल अभी नहीं पूरे हुए। हमारा देखो, हमने तो डे 1 पे जब इन्होंने पहलगाम के बाद इन्होंने IWT को मंसूख किया था, इंडस वाटर ट्रीटी को, जो 1960 में वर्ल्ड बैंक की मौजूदगी में
और वो साजिश है इसके बीच में वर्ल्ड बैंक। तो जब इन्होंने मनसूख की थी तो हमने तो उसी वक्त एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया था। हमारे लिए सीज फायर हुआ है, बट वॉर इज स्टिल नॉट ओवर इवन फॉर अस, क्योंकि एक्ट ऑफ वॉर वही है जहां से बात शुरू हुई थी जी। और हमने अब बैठ के अगर बात करनी है, देखो ये जो जंगें होती है ना, इसको आप ब्रॉडर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैटल एंड वॉर। बैटल जो होती है वो टैक्टिकल होती है और वो एक लड़ाई होती है। वॉर जो होती है वो एक कैंपेन होती है। हमारी बैटल का सीज फायर जरूर हुआ है, हमारी वॉर का सीज फायर नहीं हुआ। तो फिर मेजर साहब हमें चौकन्ना रहना होगा, हमें आंखें खुली रखनी होंगी और हम गोश तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर कुफार के बयानियों को देखा जाए तो वो तो मुनाफिकों का बयानियां लेकर चलते हैं। और सुलह हदीबिया को देख लिया जाए, गज़वा बदर को देख लिया जाए, तो जिस तरह से वहाँ पर कुफार ने मुसलमानों को एक ट्रैप करके उसके बाद फिर दोबारा से अटैक किया था, तो भारत का भी वही बयानियाँ है। भारत भी उसी तरह से पाकिस्तान के ऊपर दोबारा अटैक कर सकता है। तो हमारी फोर्सेस को तो फिर हम गोश तैयार रहना चाहिए, हमारी आवाम को भी रहना नहीं चाहिए जी। हमारी फोर्सेस इस वक्त पहले से ज्यादा तैयार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह जोर का मुक्का इनके मुंह पे अभी पड़ा है, इस अगर इन्होंने मजीद कोई अपना को डाउट क्लियर करना होगा और अपनी दुनिया के आगे जग हसाई करानी होगी, तो फिर दोबारा एक पहमजोई करके देख लें। पहले तो फ्रांस इनसे नाराज हुआ बैठा है, रशिया इनसे नाराज हुआ बैठा है, जिसकी मॉडर्न वारफेयर की इक्विपमेंट की इन्होंने जिस तरह धज्जियां बिखेर दी और जब इनके हाथ वो लगी और जिस तरह उनके स्टॉक गिरे हैं राफेल कंपनी के, जिस तरह S-400 इनके हाथों पिटा है, अब अगर मजीद को जंग हसाई कराना चाहते हैं तो दे आर मोर देन वेलकम, वी आर रेडी। हमें ये कभी भी सुस्त नहीं पाएंगे, हमें कभी भी सोया हुआ नहीं पाएंगे। अच्छा बकाना साहब, टेक्नोलॉजी में मेजर साहब टेक्नोलॉजी में तो कोई हमें शको शुबात नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी इनके पास भारत के पास मौजूद थी, यकीनी तौर पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से ये लैस थे। वो S-400 इनका दिफाई निज़ाम हो जाए या फिर वो इनका राफेल हो जाए, इनका जो मिसाइल सिस्टम हो जाए, तमाम जो हम इनके निज़ाम की बात करते हैं जदीद टेक्नोलॉजी से लैस था। लेकिन वो कहते हैं कि अगर उसको चलाने के लिए सलाहियतों से मामूर या प्रोफेशनल्स ना रखे जाएं, या प्रोफेशनल्स आपके लोग मौजूद नहीं हैं, आपकी एयरफोर्स या आपकी फ़ज़ाइया बरी या बहरिया फ़ौज इतनी ट्रेंड नहीं है, तो फिर आपको दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यही गलती कर बैठा शायद भारत भी कि पाकिस्तानी अफवाज को, वो चाहे बरी हो, बहरी हो या फ़ज़ाइया हो, उनको हल्के में ले लिया। बड़ा पुराना एक इंग्लिश का मुहावरा है कि इट्स नॉट द गन विच मैटर, इट्स द मैन बिहाइंड दैट गन विच मैटर। और कल बड़ा खूबसूरत वो जो ISPR की कॉन्फ्रेंस में ABM औरंगजेब साहब ने जो जवाब दिया राफेल की, जब बात हुई तो उन्होंने कहा देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद राफेल। वो 4.5 जनरेशन का बहुत अच्छा लड़ाकू विमान है। मैं जो अगर इंडियन की लैंग्वेज में बात करूं तो उसके अंदर कोई खराबी नहीं थी। फर्क सिर्फ ये था कि वो राफेल तो ले आएंगे, हो सकता है कल को इनको 5th जनरेशन का भी कोई फाइटर मिल जाए, पैसा तो है उनके पास, मगर वो कमिटमेंट कहां से लेके आएंगे, वो कॉज कहां से लेके आएंगे, वो डेडिकेशन कहां से लेके आएंगे, वो मौत का इश्क और जुनून कहां से लेके आएंगे। हमारे पायलट्स ने 10 तारीख को सुबह फजर के बाद जब लॉग बुक अपनी टेक ऑफ से पहले सुसाइडल मिशन के लिए भरी है, तो टेक ऑफ टाइम उन्होंने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, और जहां लैंडिंग टाइम था वहां उन्होंने लिखा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब तुम लोग, आप मेरी बात सुन रहे हैं? तो मेरे पास उसकी पिक्चर्स भी हैं। जी जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे साथ, फरमाइए। बिल्कुल सुन रहे हैं। मैं खुद भी पायलट हूं और मैं जानता हूं उस लॉग बुक की एंट्री की क्या अहमियत होती है। और जब उन्होंने वो आगे वो उस वक्त लिख रहे थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो फीलिंग कहां से लेके आओगे? जी हाँ, वो तुम लोग वो स्पिरिट कहां से लेके आओगे? इसी चीज को, ये जो बिल किया है हमारे पायलट्स ने, इसको पूरी दुनिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया, इस जज्बे को सराहा। बिल्कुल।
यकीनी तौर पर सही कह रहे हैं कर्नल साहब, मेजर साहब। और जिस तरह से हम देखते हैं अभिनंदन, ये कहा जाता है हमारे जो जब फजाइया के हमारे जवान जाते हैं तो वो जो लेटर साइन करके जाते हैं वो अपना डेथ लेटर बेसिकली साइन करके जाते हैं कि अगर कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता उनके जहाज़ को तबाह किया जाता है तो वो इंजेक्ट नहीं करेंगे अपनी सीट को और वो उसके साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से अभिनंदन को हमने देखा कि यहाँ पर MiG-21 पाकिस्तानी एयरफोर्स तबाह करती है और उसके बाद वो अपनी सीट को इंजेक्ट करके साइड पे निकल जाता है और फिर अरेस्ट होता है पाकिस्तान के अंदर और फिर पाकिस्तान से चाय पीकर उसकी तारीफ़ करके यहाँ से जाता है। यकीनी तौर पर ये जज्बा उनके जो जवान हैं उनके अंदर नहीं है जो हमारे शाहीनों के अंदर मौजूद है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। वो जो इकबाल का बड़ा मेरा फेवरेट शेर है ना कि मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। तो मेरा ख्याल है अगर आज इकबाल जिंदा होते 2025 में तो वो इस शेर को अमेंड करते थोड़ा सा कि अगर मोमिन के हाथ में ये शमशीर भी जब आ जाए जो हमारे पास अब है तो फिर सिर्फ लड़ाई नहीं मोमिन करेगा, फिर वो तबाही मचाएगा। फिर वो जो ऑपरेशन संदूर के नाम से आए थे और अल्टीमेटली वो तंदूर बन के इनके लिए जो निकला फिर वो मोमिन ऐसे सर सिंदूर मिटाने के बाद हमने विधवा कर दिया, विधवा करके भेजा और हमने उसको जिस तरह उसका अभी तज़हीक और हमारी मीम्स का वो बायस संदूर बना हुआ है। हमारी तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक मटेरियल मिल गया अगले कम से कम 1 साल के लिए बेचने के लिए। तो हम शुक्रगुजार हैं अल्हम्दुलिल्लाह मोदी सरकार की। हम थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू मिस्टर मोदी फॉर जॉइनिंग अस अगेन, फॉर इंटीग्रेटिंग अस अगेन, फॉर मेकिंग अस वन नेशन, फॉर प्रूविंग आवर वर्थ टू द होल वर्ल्ड कि हम किस काबिल हैं। शायद थैंक यू सो मच मेजर रिटायर्ड मेजर रजा साहब, बिल्कुल 100% आप ठीक कह रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी कौम इस मोमेंटम को बहाल रखेगी। वो तमाम किरदार जिन्होंने इसको यकीनी बनाया, इसको होने में अपना किया, वो सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और ये जो तारीख़ी फ़तह है इसको हमने अपने लिए इस्तेमाल करना है उन कमियों को पूरा करने के लिए जिनका अभी तक हमें सामना है। और जिस तरह से हमने मिशन संदूर को मिटाया है और बनियानुल मरसूस को कामयाब बनाया है, यकीनी तौर पर ये फ़तह तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो। हम यहाँ पर अब अपने टॉपिक जी हाँ, PSL की नाज़रीन अब इंतज़ार हो रहा है कि वो जो मुअत्तली थी वो बहाली में कब बदलती है, क्योंकि IPL के हवाले से डेट आ चुकी है। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि PSL की बहाली कब यकीनी बनाई जाएगी। चौधरी अशरफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में, आपको वेलकम करेंगे चौधरी साहब। यकीनी तौर पे आपने भी पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया होगा। जी लाजमी बात है कि हमारी जो एयरफोर्स है उसने जो कुछ कारनामा कर दिखाया है वो हमारे लिए फ़ख्र का, उसने हमारा पूरी कौम का सर मुराल ही बुलंद कर दिया ना। तो PSL जो अब यकीनी तौर पे होना चाहिए, कोई खुशखबरी सुनाए, कब तक फैसला आ रहा है? खुशखबरी ये है कि PSL के हवाले से एक रात मीटिंग हुई है और उसमें ये चीज़ तय पाई है। जिस तरह IPL 16 को शुरू कर रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ऑप्शन है 17 से PSL को शुरू कर दिया जाए। इंटरनेशनल प्लेयर्स भी होंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे जो अवेलेबल हैं तो वो जरूर आएंगे। कुछ तो वापस भी चले गए, कुछ तो दुबई में स्टे किए हुए, कुछ वापस भी चले गए शायद, तो क्या वो भी ज्वाइन करेंगे हमें? इंशाल्लाह इतना बड़ा मसला नहीं अब ये अब क्योंकि लीग के सिर्फ बाकी 8 मैच रह गए हैं और जिसमें 2 प्ले ऑफ हैं, एक एलिमिनेटर है और इसके साथ साथ एक फाइनल है। और ये मैचेस जो अब कराए जाने लाहौर और रावलपिंडी में कराए जाएंगे, तीसरा कोई वेन्यू नहीं। एक ओवरव्यू भी दे दीजिएगा हमारे नाज़रीन को कि इस वक्त पॉइंट टेबल पे कौन कहाँ पर है, कितने मैचेस हो चुके हैं और क्या पेशगोई है, फोरकास्ट? देखिए अभी तक 34 मैच से 26 मैच हो चुके हैं और 8 मैच बाकी रह गए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स नंबर 1 के पे मौजूद है, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड है, फिर लाहौर है, फिर कराची किंग्स है, फिर पेशावर 5वें नंबर पर और मुल्तान सुल्तान 6ठे नंबर पर मौजूद है। मुल्तान सुल्तान का तो अब कोई नहीं होगा, लेकिन लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान सख्त टाई है कि अगर लाहौर कलंदर ये मैच जीतती है मार्जिन से उस रन रेट पे, वो फाइनल 4 में आ जाएगी। फाइनल 4 के दरमियान ये मैच ग्लैडिएटर चॉइस अब एकदम से नीचे से ऊपर गया है। स्टार्ट में हम देख रहे थे परफॉर्मेंस 0 थी और बिल्कुल लग रहा था कि ये भी बाहर होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से एकदम से उन्होंने कम बैक किया, समझते हैं कि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, कोई भी टीम अचानक से सामने आ सकती है। इशाल जब ये वेन्यूज चेंज होते हैं, आपने देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले 5 मैच इस्लामाबाद में खेले और उसने 5 के 5 वहाँ पर जीते और जब उसका वेन्यू तब्दील हुआ तो उसको शिकस्तों का सामना करना पड़ गया। फिर उनके खिलाड़ी टीम में भी तो उनके खिलाड़ी थी जो शायद उन्होंने हर मैच में तब्दीलियाँ की हैं।
ये तो उनका था हमने हर मैच में चेंज करके फिर जाना है। तो लिहाजा ऐसी तमाम सूरत में जब इस्लामाबाद यूनाइटेड वहाँ पर गिरी है, 4 मैचेस हारी है, 5 जीत कर, तो ऐसी तमाम सूरत हाल में अब जो है लीग तो बड़ी सनसनीखेज मरले में दाखिल हो गई है। लेकिन हमने अपने नाज़रीन को ये सबसे पहले खबर देनी है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो आगाज़ होने जा रहा है इस हवाले से हतमी फैसला भी हो चुका है और हमारे ज़राए क्रिकेट बोर्ड ने ये तस्दीक की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि ये जो लीग है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ जो है 25 मई से शुरू होनी है, तो उससे पहले इस सीरीज को PSL को मुकम्मल कर लिया जाए। और क्योंकि दूसरी जानब IPL शुरू हो रही है, IPL के साथ ही हम अपनी लीग का भी इख्तिताम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब लीग शुरू होगी, मैं आप लोगों को बताऊं, लीग शुरू होगी, हमारे खिलाड़ी जो जीत का जश्न है वो मैदान में जरूर मनाएंगे। बिल्कुल मनाएंगे। चौधरी साहब, कौन कौन से प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल जिनकी उम्मीद है कि वो PSL में अभी वापसी करेंगे, और कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको अब अभी दोबारा PSL में नहीं देख पाएंगे? इशाल, मैं फ्रेंचाइज का नाम नहीं लूँगा। मेरी अभी इस कोई प्रोग्राम में बैठने से 2 मिनट पहले 3 फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ बात हुई, तो उन्होंने मुझे इस बात की तस्दीक की कि जो हमारे खिलाड़ी अवेलेबल है वो ज़रूर फौरी तौर पर पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो चाह रहे हैं कि अगर ये लीग में गैर मुल्की खिलाड़ी इसलिए भी आएंगे कि ये नेशनल T20 टूर्नामेंट ना दिखाई दे, लेकिन वो इस लीग को पाकिस्तान सुपर लीग ही बनाएंगे और गैर मुल्की खिलाड़ी कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पर वापस आएंगे। ठीक है, और किन किन शहरों में बाकी मैचेस होने हैं चौधरी साहब, ये भी रोशनी डालिएगा। जी जुनेद, ये इस बात का फैसला हुआ है कि जो बाकी 8 मैचेस हैं वो रावलपिंडी और लाहौर में कराए जाएंगे। 2 ही वेन्यू अब रखे जाएंगे, क्योंकि मुल्तान का एक मैच रहता था वो भी रावलपिंडी में अब करा लिया जाएगा। और ऐसा भी कभी इम्कान है कि एक मैच रावलपिंडी में, एक लाहौर में, एक दिन में डबल हेडर करके इस टूर्नामेंट को मुकम्मल कर टाइम ज़ाया किए बगैर इस इवेंट को कामयाबी के साथ मुकम्मल। और इसके लिए एक और चीज़ बात ये अगले 24 घंटे में इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा और सिर्फ शेड्यूल तय हो गया, तमाम मामला तय पा गए हैं और सिर्फ चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अप्रूवल का इंतज़ार है। अच्छा, ये भी बताएगा चौधरी साहब, क्योंकि DGMOs की मीटिंग है पाकिस्तान और भारत के, तो क्या उसका इंतज़ार किया जा रहा है, उसके बाद शेड्यूल जारी किया जाएगा? देखें, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो भी इसी मीटिंग के वाले से जो पाक भारत के दरमियान होने जा रही है, इसके फौरी बाद ही वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मामला तय पाएंगे उसके फौरी बाद वो इसके गो हेड दे देंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ कर दिया जाए। चौधरी साहब, फाइनल मैच यकीनी तौर पर लाहौर में हुआ, कज़ाफ़ी स्टेडियम में। जी, ये तय पाया कि जो अभी शेड्यूल में मेरे साथ डिस्कस हुआ है वो यही हुआ है कि फाइनल मैच और 2 प्ले ऑफ यही लाहौर में ही खेले जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में पाक भारत कोई टाकरा होगा, क्योंकि जो सिचुएशन, जो कशीदगी चल रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, भारत तो असली दुश्मन रहा है क्रिकेट का और पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं रहा कभी भी, तो अब इस सारी सिचुएशन, सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या समझते हैं आपके, पाकिस्तान और भारत का कोई सीरीज़, कोई मैच आमने सामने आएंगे? इशाल, क्योंकि रवा साल हमने T20 एशिया कप भी खेलना है और भारत उसका मेज़बान भी है, और अगर पाकिस्तान वहाँ पर खेलता है तो वो एशिया कप में मद्दे मुकाबला आ सकता है। लेकिन मुझे नहीं दिखाई देता मौजूदा सूरत हाल में कि एशिया कप का इनकाद भी हो सके, क्योंकि भारत एक मतनाज़ा बन चुका हुआ है इस तमाम खेलों के वाले से। अगर उनके खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते तो हमारे खिलाड़ियों को भी किसी तौर पर भी भारत के साथ खेलना नहीं चाहिए। ये तो मेरी अपनी ज़ाती राय है, क्योंकि अगले साल जो 2026 है उसमें भारत ने T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करनी है। ये तमाम चीज़ें जो अब सवालिया निशान लग गई हैं, और क्योंकि गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी देख लिया कि भारत ने किस तरह यहाँ पर खेल में अपनी इजारादारी कायम करने की सेंटिमेंट्स भी तब्दील हो गए हैं इस तमाम तर सूरत हाल पे। पहले तो पाकिस्तान ये चाहता था, शायकीन क्रिकेट ये चाहते थे और हमारे प्लेयर्स भी ये चाहते थे कि भारत के साथ मैच हो, क्योंकि मोहब्बतें मौजूद थी। लेकिन अब सेंटिमेंट्स चेंज हो चुके हैं, पाकिस्तानी अवाम के भी, शायकीन क्रिकेट के भी और पाकिस्तानी प्लेयर्स के भी। अब वो किसी सूरत भारत को मद्दे मुकाबले अपने देखना ही नहीं चाहेंगे शायद। इशाल, होता माजी में पता क्या होता था कि भारत पाकिस्तान के साथ खेलना चाहता था, पाकिस्तान भारत के साथ खेलना चाहता था, इसकी वजह से दोनों बोर्ड में बहुत बड़ा रेवेन्यू आता था। लेकिन क्योंकि IPL उन्होंने शुरू कर ली, हमने PSL शुरू कर ली, अब वो जो रेवेन्यू का मसला था वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हल हो गया। PSL से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा रेवेन्यू आना शुरू हो गया, जिसकी वजह पर पाकिस्तान भी अब नहीं चाहता, अगर भारत हमसे नहीं खेलना चाहता, हम भी पाकिस्तान भी उनके साथ नहीं खेलना चाहता। हाँ, ये ज़रूर है कि
आईसीसी के इवेंट्स जो हैं, एसीसी के इवेंट हैं, उनमें पाकिस्तान उनके खिलाफ खेलेगा ज़रूर, लेकिन उसका भी अब तय पाएगा कि अगर भारत में मैचेस हो रहे हैं तो पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू दिया अच्छा, जाए। भारतीय सहाफ़ी कुछ वापस भेज दिए गए थे, कमेंटेटर वापस भेज दिए गए थे, क्या अब उनको वापस पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाएगी या पाकिस्तान आएंगे वो? देखिए जी, उनका हर सहाफ़ी का, अगर वो कमेंटेटर्स हैं, अगर वो अपना ब्रॉडकास्टर्स हैं, एक मुआहदा तय पाता है, मुआहदे के तहत उन्होंने अपनी ड्यूटी को अंजाम करना होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि वो आए ना आए, नहीं आएंगे तो उनका जो मुआहदे के तहत उनकी रकम है वो काट ली जाएगी। अच्छा, हम बड़ी तवक्को कर रहे थे कि नया टैलेंट उभर के सामने आएगा। पीएसएल के ऊपर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें हम ये भी तवक्को करते हैं कि यहाँ से टैलेंट निकलेगा और वो टीम के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, उसका हिस्सा बनाया जाएगा। ना सिर्फ कोई काबिल ज़िक्र नाम सामने नहीं आया चौधरी साहब, बल्कि हमारे साबिका कप्तान हो या मौजूदा कप्तान हो, बाबर आजम हो या फिर रिजवान हो, उनकी टीम्स ने सबसे बुरा परफॉर्म किया। तो क्या लगता है कि कोई बड़ी तब्दीली अब हमारी टीम के अंदर भी आने वाली है इस परफॉर्मेंस के बाद? देखिए, क्योंकि पीएसएल से हम तोको, आपकी बात दुरुस्त है कि तोको कर रहे थे कि यहाँ से हमें नया टैलेंट मिलेगा, लेकिन टैलेंट नहीं मिला। ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि जिन नौजवान खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका दिया था वो परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं। चाहे मासवाए 1-2 के उन्होंने परफॉर्म ज़रूर किया, लेकिन उस कदर वो परफॉर्मेंस नहीं रही। अगर 5 मैचेस खिलवाएँ या 6 मैचेस खिलवाएँ तो 1-2 मैचेस में उनकी कारकर्दगी अच्छी रही है, 4 से 5 मैचेस में उनकी कारकर्दगी सिफर रही है, जिसकी वजह से उनका जो मुस्तकबिल है वो उस पर भी सवालिया निशान ज़रूर है, लेकिन उम्मीद यही की जाती है। ये अभी जो हमने अपना मिशन पूरा किया है और यकीनी तौर पर जंग जीती है बयानुल मरसूस के नाम से, जो हमारा मिशन था, लगता है कि अब उसके बाद बाबर आजम और रिजवान भी थोड़ा प्रेशर से बाहर आएंगे। जाहिर है मोराल पूरी अवाम का इस वक्त बुलंद है, तो क्या हमारे इन दोनों प्लेयर्स का भी मोराल बुलंद होता देख रहे हैं? कुछ खेल पाएंगे, परफॉर्मेंस बेहतर हो पाएगी इनकी? देखिए जी, हमारी तो दुआ है कि ये दोनों प्लेयर्स वापस उसी फॉर्म में आएँ और पाकिस्तान के लिए, जैसा माजी में इन दोनों ने टीम के बीच में रहकर पाकिस्तान के लिए फतूहात हासिल किए हैं, आइंदा आने वाले मैचेस में भी ये इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के लिए फतूहात समेटे। लेकिन क्योंकि जो इनकी रन रेट की औसत है वो इस कदर एवरेज कम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो सिलेक्शन कमेटी इनको T20 फॉर्मेट में मज़ीद मौका नहीं देना चाहता, और बांग्लादेश के खिलाफ जो 5 T20 मैचेस हैं उनमें बाद सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि जंग का प्रेशर था बाबर के ऊपर, रिजवान के ऊपर? मैं ये कह रही हूँ कि पूरी दुनिया का मोराल इस वक्त बुलंद हुआ है, तो सारी जाहिर बात है हमारे प्लेयर्स भी इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है, हमारे प्लेयर्स किसी से कम नहीं है। एग्जैक्टली, मोराल अप है तो इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना चाहिए और एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। थैंक यू सो मच चौधरी साहब, हमारे साथ मौजूद थे और एक उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि क्रिकेट तो बहाल हो ही, लेकिन उन शोबों में जहाँ पे हमें बेहतरी की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें अपने दुश्मन को, भारत को क्रॉस करना है, उसे पीछे छोड़ना है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो दीगर मैदान हो, शोबे हो, उसके अंदर भी हमें बताना होगा कि हम उससे किसी बहुत से कम नहीं है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।